यहाँ से लाइव कर दिया है। वेलकम टू रासमंद लाइक नेवर बिफोर। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है, दिल की बात, राहुल दीक्षित जी के साथ। और हमारे साथ राहुल दीक्षित जी रासमंद से जुड़ गए हैं और बहुत ही अच्छी सच्ची घटनाओं के ऊपर राइटिंग करते हैं। और आज हम राहुल जी के साथ और हमारे दर्शकों के साथ, दर्शकों की कुछ भी सवाल होंगे, हम उन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये हमारा पहला एपिसोड है और आने वाले समय के अंदर हम और भी एपिसोड करेंगे राहुल जी के साथ और अन्य हमारे अ, जितने भी वरिष्ठ महानुभाव व्यक्ति हैं उन सब के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजसमंद स्टूडियो के अंदर। और शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। ओके। और ओके, शुरू करते हैं के जी जरूर। राहुल जी के परिचय से कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ, कब हुआ, उनके माता पिता, और फिर कैसे उनकी रुचि आई इन राइटिंग, कैसे वो ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्ट के को। तो राहुल जी। मैं वैसे राजसमंद के कांकरोली नगर में रहता हूँ और यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसने मुझे आकर्षित किया और सबसे बड़ा योगदान रहा था मुझे मेरी लेखनी के लिए। उसमें एक मित्र थे हमारे जिनकी हमने एक मुलाकात हुई थी, उनसे फ्रेंडशिप भी हुई थी। धीरे धीरे बातों का जिसने मुझे सिलसिला आकर्षित चलता किया। रहा और सब तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी थी जो किसी को बता नहीं सकते थे। उनसे मुझे काफी अनुभव मिला। फिर मुझे लगा हाँ यार, इस दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं उन प्रॉब्लम के तह तक जाने लगा। फिर मुझे लगा हाँ, ये सारी जो प्रॉब्लम है इसमें से आधी हमारे मन की बातें हैं, मन की प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे मैं उनको डिस्कस करके सामने वाले को उस प्रॉब्लम से दूर करने लगा। फिर यही बातें मैं लिखने भी लगा। लिखते लिखते मेरे साथियों का, आप सभी का प्यार मिला मुझे और उनका जो नजरिया था मेरे प्रति वो बहुत ही अच्छा था। और मैं हर एक बंदे को देखता था तो उसमें मुझे एक स्टोरी नजर आती थी कि हाँ, ये जो नजर आ रहा है ये रोड पर चल रहा है, इसके पीठ के पीछे एक थैला है, उसके अंदर कुछ बच्चों के लिए छोटी मोटी चीजें हैं। ये सवेरे काम पर निकला था तो किस परिस्थिति में निकला होगा, कैसे दिन भर काम किया होगा, शाम को कुछ पैसे लिए इसने अपने मालिक से, फिर एक छोटी सी किराने की दुकान से वो सामान लिया होगा। जब वो घर गया होगा अपनी बीवी को वो सारा सामान दिया होगा। तो ये सारी चीजें मुझे आकर्षित करती थी। मैं उस दुख को महसूस करता था और यही चीजें मैं लिखने लगा और अपनी पोस्ट पर डालने लगा। तो उससे काफी मुझ में भी
अच्छा फ़ील होने लगा कि हाँ, मैं इन बातों से लोगों तक पहुँच रहा हूँ, उनके दिल तक जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल दीक्षित जी का, जिन्होंने उनका परिचय बताया। हमने बहुत सारी ऐसी आपकी कविताएं, लेखक आए दिन अखबारों के अंदर आते रहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्लेटफॉर्म और शुक्रिया। राजसमंद की पूरी जनता की तरफ से। अ, और आपको, जैसे आप जिस तरह से उन घटनाओं को, वास्तविक सच्चाई को आप जैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है। अगर हकीकत में उसकी आँखों में झाँक कर हम देखेंगे, तो वह कहानी खुद ब खुद बयाँ होती हुई नज़र आएगी। लेकिन आज का टाइम ऐसा है, हर आदमी अपने स्वार्थ के पीछे अंधा है। वो कभी झाँकता ही नहीं है उन आँखों में। लेकिन मेरा मानना है, हमें अपनी आँखों के अलावा किसी और की भी आँखों में झाँकना ज़रूर चाहिए, ताकि उसके जो छोटे-छोटे प्रॉब्लम हैं, ये हमें लगता है, लेकिन हाँ, उन छोटे-छोटे प्रॉब्लम को वो काफ़ी बड़ा महसूस करता है, क्योंकि क्या उसको कन्वर्सेशन करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है उसके पास। तो हम उस व्यक्ति से जुड़ेंगे, उससे बात करेंगे, तो उससे उसको काफ़ी हल्का फ़ील होने लगेगा। वो बहुत अपने आप को सहज महसूस करने लगेगा। एक हम छोटी-सी बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद भी हम 50% अपने आप को बिना दवाई लेके भी ठीक महसूस करते हैं। बस आज के टाइम में यही है कि हाँ, हम एक सहानुभूति के तौर पर हर व्यक्ति से, अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नज़र आए, जिसकी आँखों में लगे कि हाँ, ये परेशान है, तो कोशिश कीजिए उससे बात करने की। काफ़ी अच्छा आपको भी लगेगा और उसको भी लगेगा। निश्चित रूप से आपकी ये पहल कुछ नया कर दिखाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी एक पहल, ये हमारी पहली पहल है। और उसके साथ हमारे राहुल जी ने भी एक बहुत ही शानदार मैसेज दिया है हमारी सोसाइटी को, कि वो भी कुछ ना कुछ शुरुआत करें। और जितने भी जने हमें देख रहे हैं, आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएं, और हम उस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। और जो भी सवाल हो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। और जितने भी जने देख रहे हैं, शायद आपका भी नेक्स्ट नंबर हो सकता है, तो पहले से तैयार रहिए। और और ओके, हमारे साथ कमेंट आया है हमारा लोकेश जी रेगर जी की तरफ से, हेलो सर। जी, और फिर उसके बाद नीलेश जी पालीवाल का भी मैसेज आया है, अच्छी शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी सर। और राहुल जी, अ, जैसा कि आप जैसे हमने अभी बात की, आप बहुत सारे लेखक लिख चुके हैं, मैगजीन में भी आपका आ चुका है। तो क्या उसमें से कोई ऐसी अ, जो रियल स्टोरी आपने लिखी है, तो उनके ऊपर हम कुछ चर्चाएं कर सकें, ताकि क्या जी है कि ज़रूर। हमारे इस प्लेटफॉर्म की तरफ से हमारे जितने भी यूजर्स आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको भी उस सच्चाई का पता चले। और हमारा जो यूथ है, आपको जी, देख के मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, और उसके जीवन में कुछ कुछ न बदलाव आए। क्योंकि आपको जी पता है ज़रूर। कि अभी इस कोरोना महामारी के अंदर हमारे अ, हम जैसे बात करें, हमारा स्कूल बंद हो गया, कॉलेज बंद हो गया, इंस्टीट्यूट बंद हो गया, जिम बंद हो गया। अभी एक दो महीने से स्पोर्ट्स
जितने भी जो गांव के जी, अंदर जी, सिटी जी। के अंदर खेलते थे वो भी बंद हो गए हैं। और अभी लोग इतने तनाव के अंदर हैं। तो हुँ, हुँ, हुँ। हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं ताकि जितने भी जो यूथ हैं, जितने भी सुन रहे हैं, तो हुँ, हुँ, हुँ। वो अपने इस तनाव से बाहर निकल सके। और घर पे बैठ के, जैसे कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको वो सीख सकते हैं। तो हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं ताकि जो हमें सुन रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको हमारे इस पहले एपिसोड से कुछ न कुछ कुछ शिक्षा मिले। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, उनका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, प्लीज कमेंट करते जाइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लग रहा है। ये हमारा पहला एपिसोड है। आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि जितने भी जने हैं उन सबको पता चले कि हमने ये एक शुरुआत की है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी चेंज हो। तो अ, राहुल जी, हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि जी। अभी जो जितने भी, जैसे कि अभी एजुकेशन जितने भी सेंटर्स हैं वो बंद हो गए हैं, तो हुँ, हुँ, हम हुँ, इसके हुँ। ऊपर सबसे पहले चर्चाएं करते हैं कि जो घर जी, पे बैठे हुए हैं हमारे जितने भी जो बच्चे हैं, यूथ हैं, तो उनके लिए क्या ऐसा मार्गदर्शिका है कि वो घर पे बैठ के तनाव भी मुक्त हो सके, और प्लस वो थोड़ा पॉजिटिव भी रहें। क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे इतने चीजें देख रहे हैं कि शायद वो जी, डाइवर्जन जी। की ओर जा रहे हैं और वो कुछ सीख नहीं पा रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आप बोलिए। सबसे पहले तो मैं जितने भी यूथ हैं, महिलाएँ हैं और जितने भी बुज़ुर्ग हैं, उन सभी को यही कहना चाहूँगा, हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो काफ़ी अनमोल है। आप ऐसा मत सोचिए कि यार ये समय कैसा आया है? सृष्टि में ऐसे समय आते रहते हैं और जब हम इन सारी चीज़ों को फेस करते हैं ना, तो हम मजबूत बनते हैं। शायद, शायद नहीं यकीनन, ये भगवान का कुछ ऐसा करिश्मा है, हमें बताने का एक नज़रिया है, ये हमारी परीक्षा ले रहा है और जब हम इस परीक्षा को पास होकर आगे बढ़ेंगे, तो ये जो आज का जो माहौल है ना, ये जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, घर के अंदर बैठे हैं, पैसे की दिक्कत भी काफ़ी सारे लोगों को हो गई है। बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को भी खो दिया है। उन सभी को इतनी यही सारी प्रॉब्लम को फेस किया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो शिक्षण संस्थाएँ चला रहे हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। कुछ किस्तें वाले हैं, जो किस्त भर भर के परेशान हैं, उनको आज घर के राशन के पैसे भी नहीं है, लेकिन इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आज अपना जीवन बहुमूल्य है। हमारे जीवन के अलावा कुछ नहीं है। इस परिस्थिति के अंदर भी अगर हम अपने को टेंशन में रखेंगे, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कोशिश की जाए, उस टेंशन से बाहर निकलने की। कुछ ऐसा काम किया जाए और बहुत सारे काम हैं। आप नियमित सवेरे उठिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए। अब आप जिस भी धर्म को मानते हैं, हिंदू को मानते हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, मोमेडन्स हैं, तो अपने-अपने धर्म के हिसाब से कुछ इबादत कीजिए, पाठ पूजा कीजिए। उससे काफ़ी आपको हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी। कभी भी अपने आप को टूटा हुआ मत समझिए। जब अपने आप को आप टूटा हुआ समझेंगे, तो आप बिखर जाएँगे। हमारा मन ही है, जो हमें शक्तिशाली भी बनाता है और कमज़ोर भी बनाता है। जब आप अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने लगेंगे, तो आपको एक अलग ही एक पॉज़िटिव एनर्जी आने लगेगी। आप खुद महसूस करना और जब आपको लगेगा अरे यार! कुछ नहीं है, तो उस वक़्त आपको लगेगा हाँ यार, मैं ख़त्म हो रहा हूँ। कहीं कुछ नहीं हो रहा है, ये सब हमारे मन की बातें हैं। जब हम अच्छा सोचने लगते हैं, तो ये दुनिया बहुत अच्छी दिखती है और जब हम बुरा सोचने लगते हैं, तो ये दुनिया बेकार नज़र आती है, चारों तरफ अंधेरा नज़र आता है। इसलिए आपकी सोच पर आप कंट्रोल कीजिए, अच्छा सोचिए, यकीनन आपको हर चीज़ अच्छी नज़र आएगी।
कोशिश कीजिए, अगर आपको संगीत सुनने का शौक है, तो संगीत सुनिए आप। कुछ भी कीजिए, आप पेंटिंग करना चाहते हैं, तो पेंटिंग कीजिए, पुराने कलर निकालिए। क्यों अपने आप को खोना चाहते हैं आप? मत खोइए आप। जो आपके पास है, वो किसी के पास नहीं है। और कल आप जब अपने आप को महसूस करेंगे, हाँ यार, मैं तो पहले से बेहतर नज़र आ रहा हूँ और ये सब कुछ मेरे पास था, मैं कहाँ भटक रहा था। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको किसी गुरु की तलाश है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आपके गुरु आप स्वयं हैं। आपका अच्छा, आपका बुरा, सब आप जैसा सोचते हैं वैसा होने लगता है। जितने भी बड़े-बड़े लोग हुए हैं, वो भी आप जैसे, हम जैसे ही हैं, वो कोई स्पेशल नहीं हुए थे। और जिनको भी आप देखेंगे, उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, तो एक ऐसे समाज से आते होंगे, ऐसे तबके से आते होंगे, जहाँ पर उनको खाने के लिए भी जद्दोजहद थी। आज वो मिलेनियर है, बहुत विश्व के अंदर अपनी पहचान है। कई उनके कारखाने हैं, कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। देखिए उनको, अंबानी को देखिए आप। हुँ? उनके पिताजी ₹500 लेके चले थे, आज क्या है? आप देख सकते हैं। इसलिए आप हमेशा अच्छी-अच्छी किताबों को पढ़िए, अच्छे-अच्छे लोगों से जुड़िए। जो आपको नेगेटिव बनाता है, उससे आप दूर रहिए। मेरा तो यही है, क्योंकि आपको पॉजिटिव होने में काफ़ी वक़्त लगता है, लेकिन नेगेटिव होने में सेकंड का 100वां हिस्सा। इसलिए हमेशा आप पॉजिटिव रहिए, फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता और जो आप चाहेंगे वही होगा। आप गाड़ी, बंगला, इज़्ज़त, शोहरत, बस आपको सत्य पर चलना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत काम करने लग जाएँ, क्योंकि जीवन में कभी भी शॉर्टकट नहीं होता। ये चीज़ आप अगर समझ लेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी दुःख नहीं आएगा। हमेशा कोशिश कीजिए, जो काम है उसकी नीति से ही होगा। एक रोटी बनती है, तो उसको शॉर्टकट में नहीं बनती है। गेहूँ होता है, उसको पिसवाना पड़ता है, उसको गूँथना पड़ता है, फिर तवा रखना पड़ता है, बेलना पड़ता है, फिर सेंकना पड़ता है, फिर रोटी बनती है। बस ये जीवन भी इसी तरीके है। जब हमको भूख लगती है, तो माँ को हम कहते हैं, तो माँ कहती है, हाँ, वेट करो, रोटी सिक रही है। बस आपको भी अपने जीवन में वेट करना सीखना होगा। कोशिश कीजिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना है आपको। जी सर, और कुछ पूछना हो तो बताइए। बहुत बहुत अच्छा लगा आपने हमारे यूथ को और हमारे जितने भी इस कोरोना महामारी में घर पे हैं और जो घर से ही काम कर रहे हैं और समाज के अंदर लोगों की सहायता भी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपने बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल और एक अच्छा आपने एक संदेश दिया है। मेरा एक एक अगला पॉइंट है, क्वेश्चन है हाँ जी। कि जैसे आपने हुँ। बताया कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, तो आपकी नज़र के अंदर इस समय को देखते हुए मेरे क्या आप कुछ किताबें सुझाव कर सकते हैं कि जैसे कि हर एक एज के लिए, कि ओके, कहने का मतलब कि बच्चों के लिए कौन सी किताबें हैं, इस यूथ के लिए कौन सी, ताकि क्या है कि उनका जो जैसे शायद वो बुक्स पढ़ के उनकी उनके अंदर क्या हॉबी छुपी हुई है वो भी बाहर निकल सके, क्या आप बताएंगे? देखो, हर इंसान का एक अलग नज़रिया होता है। हर इंसान अपने आप में एक अलग थॉट लेकर चलता है। आज अगर मैं मेरे बच्चे को कहूँ कि यार तुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन उसका रुझान फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर है, मैं कितनी भी कोशिश करूँ, लेकिन उसका रुझान उधर ही है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों का रुझान जिस तरफ हो, उधर ध्यान दीजिए उसको। ऐसा नहीं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। और ऐसा ही आपके पाठ्यक्रम में भी है, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं ये नहीं कहता कि आप यही पढ़िए, आप गीता पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्या है कि हम आज दुखी इसलिए हैं कि हम आध्यात्म से दूर हो गए हैं। आध्यात्म को हमने छोड़ दिया है। हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हम खुद के कारण बर्बाद हुए हैं, किसी ने हमको नहीं किया है।
हमारे पास बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन आज हम कहाँ चले गए? हाँ, कुछ बदलाव चाहिए जीवन में, ज़माने के साथ बदलाव ज़रूरी है, लेकिन हाँ, हमारी नींव को भी, हमारे पाँवों को नहीं छोड़ना चाहिए हमें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी राइटर की आपको अच्छी लगे, वो पढ़िए आप। जैसा भी अच्छा लगे, पढ़िए, लिखिए, जितना आप पढ़ेंगे, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। घर बैठे-बैठे कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि यार क लाइफ के अंदर किस्मत ही चलती है। किस्मत के साथ-साथ आपकी मेहनत भी काम करती है। किस्मत तो है ही है, लेकिन आप किस्मत के साथ-साथ मेहनत होगी तो आप सफल हो पाएँगे, लेकिन अगर आप किस्मत के भरोसे रहेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज जितने भी लोग हैं, जो दुखी हैं, वो किसी और के कारण दुखी नहीं है, वो स्वयं के कारण दुखी है। लेकिन वो दोष हमेशा दूसरों को ही मढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है उनकी। जब उनको ये पता चलने लगेगा कि हाँ, कहीं न कहीं गड़बड़ हमारे भीतर ही है, उस रोज़ उनका जीवन बदल जाएगा। इसलिए मेरा तो मानना यही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको पढ़िए, उनका अनुसरण कीजिए। पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा। जब तक आप जीवन में अपने वो सारी चीज़ें उतारेंगे नहीं, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मेरा मानना यही है कि आप जैसा भी आपके मन है, उस तरीके से आप उसको आगे बढ़ाइए। और अच्छी-अच्छी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ आपको बहुत सहज रूप से उपलब्ध हो जाती है। सर्च कीजिए, जो गंदी चीज़ें हैं, उनको स्किप कीजिए। आज हमारा युवा नशे की ओर बढ़ता जा रहा है। उसको यही लगता है कि हाँ यार, कि मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, सिगरेट पीने लग जाता है, शराब पीने लग जाता है। तो उससे क्या होगा? इससे आपको आपका प्यार मिल जाएगा? कभी नहीं। आपको अगर आपका प्यार ही चाहिए, तो आप वैसा बनिए, क्योंकि आपके प्यार में भी कोई न कोई अच्छी चीज़ होगी, तो आपके प्रति कोई आकर्षित होगा। इसलिए मैं यूथ को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितना हो सके नशे से बचें। नशा आपको खत्म कर देगा। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी आपके माता-पिता हैं, वो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। आज यही चीज़ खत्म हो चुकी, एक परेशानी का कारण ये भी है, क्योंकि माता-पिता से आदमी ने दूरी बना ली है। कोशिश कीजिए उनके पास बैठने की, आधा घंटा, 1 घंटा बैठिए, उनसे बातें कीजिए। वो जो बताते हैं, उसको सोचिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए। यकीनन आपके जो माता-पिता हैं, वो आपको कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाएँगे। सब कुछ हमारे पास है, बस हमारी आँखें वो देख नहीं पा रही है। जब धीरे-धीरे आप ये सारी चीज़ें करने लग जाएँगे, तो आपकी आँखों के सामने वो सारी चीज़ें नज़र आने लगेंगी और आप खुश नज़र आएँगे। तो मेरा यही आपसे कहना है, खुश रहने के तरीके खोजिए, उदास रहने के तरीके मत खोजिए। और ये आप जानते हैं उदास रहने के तरीके क्या-क्या हैं। आप नशे से दूर रहिए, कुछ ऐसी फ़िल्में हैं, पोर्न फ़िल्में हैं या कुछ ऐसा गंदा साहित्य है, उससे दूर हटिए। थोड़ा आपको असहज लगेगा, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो लाइन से हटे हुए हैं, उनसे भी दूरी बनाइए। बस फिर देखिए, आपको अच्छा फ़ील होगा। यकीनन आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। जी, जैसे अभी आपने एक बहुत अच्छा आपने अभी कहा है, तो उसमें से मेरा एक सवाल निकल के आया है खुद से। जी, जी। तो जी, जी। अभी जैसे कि अ, सभी के पास, ऑलमोस्ट सभी के पास फोन, हुँ, इंटरनेट हुँ। सब है, सारी जी, जी, जी। सारी सुविधाएं हैं, मतलब हुँ, कि हुँ। जो जिनकी काबिलियत के अनुसार। फिर उसके बाद जी, जी, जी। जैसे आपने बात की है नशे की, और फिर उसके बाद माता हुँ, पिता हुँ। की, और
अपने माता पिता से बात कीजिए। तो जैसे कि खुद से, एक जो आपने वर्ड लिया है, खुद से अपने आप से, अंदर की अंतरात्मा से एक अपने आप से पूछिए जी, कि जी, जी। मुझे मुझे जीवन में पूछिए, क्या करना है। तो क्या करना है? ये, तो इसके अंदर क्या है कि जो यूथ है हमारा, हुँ, हुँ। तो पहले वो सोचता नहीं है कि उसको करना है क्या है। पहले वो जाके, मतलब कि डायरेक्ट पेड़ बनाने की सोचता है, उसको नहीं पता है कि बीज जी, कहाँ पे जी। उगाना है, बीज कौन सा उगाना है, क्या लाना है, कितना पानी। तो इस टॉपिक पे ऊपर बात करते हैं। तो मतलब कि जो यूथ है, तो वो अपने अंतरात्मा से वो कैसे अपने आप से कैसे पूछे कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या सीखना है, क्योंकि वो उस लाइन को भटक रहे हैं। उनको समझ में नहीं जी, आ रहा जी। है कि क्या करना है, और जिनसे भी वो पूछते हैं तो शायद उनसे अच्छा या एक सही जवाब नहीं मिलता है कि उसको रियल एक्चुअली में क्या करना चाहिए। वो जिस टॉपिक, मतलब जो बनना चाहता है, मतलब कि जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर फोटोग्राफर बनना है, समाज सेवी बनना है, लेकिन उसको सही एक दिशा नहीं मिल पाती है। तो मतलब कि उसके लिए आपका क्या विचार है कि वो कैसे सोचे और किन लोगों से पूछे ताकि वो उसको सही दिशा मिल पाए। सबसे पहले तो क्या, आज की जो युवा पीढ़ी है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज शॉर्टकट शॉर्टकट जीवन में होता ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं हूँ। लेकिन आज का जो युवा है ना, एक चमक-धमक के अंदर फँसा हुआ है, एक काल्पनिक दुनिया के अंदर। वो यही चाहता है कि हाँ, मेरे पास फटाफट से एक आईफ़ोन हो, एक कार हो, लेकिन होगा कैसे? वो कुछ करना नहीं चाह रहा है, ख़यालों के अंदर है। एक आज इंटरनेट की दुनिया एक ऐसी दुनिया है, ये काल्पनिक दुनिया है, वो हकीकत में जी नहीं रहा है। और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर उसको किसी फ़ील्ड में जाना है, तो उस के जो कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनके संपर्क में रहें। लेकिन वो ये सब कुछ हार्ड वर्क से होता है। किसी को भी कोई ऊपर पहुँचा है, किसी को सक्सेस मिली है तो ऐसे ही नहीं मिली है। उसके पीछे उसका अथक प्रयास है, परिश्रम है, बहुत सालों की मेहनत है, फिर वो उस मुकाम तक आया है। लेकिन वो चाहता है कि हाँ, मैं फटाफट ऐसा बनना चाहता हूँ, लेकिन बनेगा कैसे? इसलिए मेरा तो ये है कि आप जिस विषय में कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे आपके टीचर भी होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे, जिनको आप जानते होंगे, उनसे आप पूछिए, उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएँगे। और सबसे अच्छा वही है, कुछ ऐसे दोस्त बनाइए जो वास्तव में अच्छे हों, क्योंकि आजकल दोस्तों का जो कैटेगरी है, हाँ, उस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता हूँ मैं, लेकिन हाँ, आज का जो समय है, वो बिल्कुल बदल गया है। जब हम अलग-अलग जगह देखते हैं, तो कुछ ऐसे मामलात सामने आते हैं, जहाँ पर बहुत कुछ बिगड़ा हुआ-सा नज़र आता है। इसलिए हमेशा ऐसे अगर आपको लगे कि हाँ यार, ये दोस्त हमारे लायक नहीं है, तो उनसे आप मनमुटाव मत कीजिए। बस थोड़ा-सा स्पेस दे दीजिए और आपको जहाँ जाना है, वैसे लोगों को आप चिन्हित कीजिए, उनसे बात कीजिए। जहाँ प्रॉब्लम आती है, उनको बार-बार अगर वो मना करते हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, और जब टाइम मिले तब पहुँचिए उनके पास। क्योंकि क्या है, आपको कुछ पाना है, तो उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। और जब आप प्रतीक्षा करना सीख जाते हैं ना, तो आप आदमी बनना भी सीख जाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हाँ, आप किसी भी फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस फ़ील्ड के लोगों से, उस फ़ील्ड के महारथियों से मिलिए आप। थोड़ी परेशानी होगी आपको, उस बारे में आप पढ़िए, बहुत सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा, बहुत सारी बुक्स हैं, इंटरनेट पे भी वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो उनको खंगालिए आप, उससे फ़ायदा ही होगा आपको। और आप हमेशा जीवन में एक लक्ष्य ज़रूर बनाना है आपको, उस लक्ष्य को बनाएँगे, क्योंकि क्या है कि आज ज़माने में क्या हो गया है कि एक काम अगर आपको सक्सेस नहीं हुआ, तो आप दूसरी तरफ चले जाएँगे, दूसरा काम सक्सेस नहीं हुआ, आधा-आधा काम छोड़कर आप चले जाएँगे। एक जो कबूतर होता है ना, उसका घोंसला देखना आप कभी, वो कभी भी
अच्छा नहीं होगा, वो बेतरतीबी होता है। एक छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ, तो वो उस भैया को पूछा उसने, भैया का जो घोंसला होता है बहुत खूबसूरत होता है। तो उसने कहा था यार कि यार भैया तुम्हारा घोंसला इतना सुंदर है और मेरा घोंसला तो बेतरतीब है, कैसे बनाती हो? तो भैया ने कहा चलो ठीक है मैं बनाती हूँ, तुम देखो इसको, तुम भी सीख जाओगी और तुम भी बनाना, अगली बार तुम भी ऐसे ही बना देना। वो जैसे ही भैया ने वो घोंसला बनाना चालू किया, आधा बनाया और उस कबूतर ने कहा ओके 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 मैं सीख गया हूँ, ठीक है ना। वो आधे काम में उसने छोड़ दिया। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, काम आधा करते हैं, छोड़ देते हैं, तो सक्सेस मिलना मुश्किल ही है, मुश्किल क्या, नामुमकिन है। इसलिए आप अच्छे काम के अंदर सक्सेस पाने में आपको बहुत परेशानी होगी, उस परेशानी से घबराइए मत, अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जो आपके सपने हैं, आपका अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छी सोच, ये सब आपके पास होगी। और मैं तो यही कहूँगा कि आपको सबसे पहले आपकी सोच को बहुत अच्छा बनाना है। अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो आप कितना ही अच्छा पैसा क्यों ना कमा लें, कितने ही अच्छे मकान में क्यों ना रह पाएँ, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी। और आज का समय का सबसे बड़ा फंडा यही है कि आपको शांति अगर है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, अगर शांति नहीं है, तो आप दुनिया के सबसे कंगाल व्यक्ति हैं। शांति को ज़रूर अपने भीतर उतारना है, कोशिश कीजिए शांति कैसे अर्जित की जाती है, और इसके लिए भी आपको प्रयत्न ज़रूर करने पड़ेंगे। जी भैया। अ, बहुत ही अच्छा आपने कहा। और हमारे नीलेश जी पालीवाल जो एडवोकेट जी, जी, सर है, जी। उनका एक जी, जी। बहुत ही अच्छा एक कमेंट आया है कि आप दोनों की परिचर्चा से रेडियो और दूरदर्शन की याद आ गई, जब एक क्या बात है! साबर की चर्चा होती थी। राइट। तो नीलेश जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें कमेंट करके उत्साहित किया। और आपका ये एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल है। ये आपके कमेंट से हमें नहीं पता है कि हम कितना ऊंचा जाएंगे और कितना आगे जाएंगे। और सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हुए हैं। सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा राहुल दीक्षित जी के साथ ये एपिसोड कैसा लग रहा है। आपको कुछ भी हमसे पूछना है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए कि जी, आप कौन ज़रूर। से टॉपिक के ऊपर बात करना, आपको किस टॉपिक के ऊपर बात पूछनी है, तो हम राहुल जी से वो क्वेश्चन आपका ज़रूर पूछेंगे। और हमारा ऑफिशियल मेल आईडी है आई लव राजसमन। आपके पास कोई भी हॉबी है, आपका कुछ भी परेशानी है, आपका कोई भी सवाल है, तो आप हमें इस मेल आईडी के ऊपर भी पूछ सकते हैं। और हम अगला क्वेश्चन हमारा मेरा क्वेश्चन यानी कि ये है कि नशा, यूथ नशे में इतना डूब गया है कि जितना पानी के अंदर पत्थर या नाव, इतना भी नहीं होता है। मतलब सही कि बात अभी है। जैसे कि हम किसी नदी के अंदर जाएं और कूदे तो हम खुद नहीं डूबते हैं, लेकिन यूथ इतना डूब गया है। तो मेरा तो एक मतलब एक पता नहीं कि ये क्वेश्चन ट्रिकी है कि यूथ का नशा कैसे छोड़ा जाए, या फिर हमें सरकार को बोलना चाहिए कि नशे की चीजें बंद कर दो। आपको क्या लगता है कि इनमें से क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? सॉल्यूशन तो काफ़ी है। सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो यही है कि हाँ, आज परिवार के जो मुखिया हैं, लोग हैं, माता-पिता हैं, वो भी इस चमक-दमक वाली दुनिया में इतना आगे बढ़ने की कोशिश में अपने बच्चों को भूल गए। वो भूल चुके हैं कि हाँ, कि हमारे बच्चे भी हैं, सवेरे निकल जाते हैं पैसा कमाने के लिए, रात को आते हैं, और इसी दरमियान पैसे की कोई कमी है नहीं, तो वो बच्चों पर इतना अंकुश नहीं लगा पाते कि बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं। तो वो ऐसे में पैसे की कमी नहीं है, तो दोस्त भी वैसे ही बन जाते हैं, तो नशे के आदी बन जाते हैं। तो इसका यही है कि परिवार के जो भी हैं, माता-पिता हैं,
तो उनका उन पर थोड़ा-सा ध्यान, थोड़ा अंकुश लगाना ज़रूरी है। और हालात तो अब ऐसे हो गए हैं, जो माता-पिता हैं, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ, वो भी उस हवा में हैं कि वो बच्चों को कुछ कह भी नहीं पाते हैं। वो भी उस गिरफ्त से बचे हुए नहीं हैं। तो कहीं न कहीं आधुनिकता हमारे देश को, हमारे युवाओं को खोखला तो कर ही रही है। पैसे की अंधाधुंध वो अपेक्षाएँ, मुझे आगे बढ़ना है, उसमें परिवार का विघटन भी हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, शादियाँ टूट रही है, संबंध विच्छेद हो रहे हैं, बहुत कुछ गलत काम हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है और ये इसके पीछे जड़ क्या है कि हाँ, हम आज अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कोई उससे मिले। जब नहीं मिलता है तो वो तलाश करता है बाहर, तो बाहर नशे में उसको वो सारी चीज़ें मिलने को महसूस होने लगती है कि हाँ यार, एक कस के अंदर मैं दुनिया भूल चुका हूँ, एक पेग के अंदर मैं अच्छा फ़ील करने लगा हूँ। तो धीरे-धीरे ये शौक आदत में कब तब्दील हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। तो यही है एक परिवार पर इस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, समय पे आ रहे हैं या नहीं, इनका सर्कल कैसा है, इसके दोस्त कैसे हैं। चलो लड़कियों को आज़ादी है, बहुत अच्छी बात है और मैं तो ये मानता हूँ हाँ, उनको बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हाँ, आज के समय में इंटरनेट देखते हैं तो उनकी लड़कियों की भाषा भी बहुत ही अभद्र होती है। उनके जो क्रियाकलाप प्रकाशित होते हैं, तो बहुत ही अटपटे होते हैं। तो ऐसे हालात में माँ-बाप को संज्ञान लेकर लड़कों को भी रोकना चाहिए और लड़कियों को भी रोकना चाहिए कि हाँ, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी आने लगे हैं, जैसे केरी मिनाटी, मुझे भी किसी ने बताया था। तो उसमें इतनी गालियाँ थी कि मैं 2-3 मिनट के बाद मुझे बंद करना पड़ा। और आज का यूथ इस चीज़ को अच्छा फ़ील करने लगता है, उसको अच्छा लगता है। और आज का यूथ की जो टेस्ट है वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, वो कुछ पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल टेस्ट बदला हुआ है। अभद्र भाषा, गाली-गलौज उसको अच्छा लगने लगता है। लेकिन हाँ, कुछ सालों बाद ये सारी चीज़ें उनके लिए काफ़ी घातक साबित भी होती हैं। इसलिए कोशिश की जाए अच्छा बनने की, कुछ अच्छे काम करने की। बहुत सारे जो यूथ है, अच्छा काम भी कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। आज हम राजसमंद का ही एग्ज़ाम्पल ले लें, बहुत सारे जो हैं, जो मूक बधिर गायें हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। कुछ संस्थाएँ ऐसी है, उसमें बहुत सारे यूथ हैं, दोनों समय ऐसे लोगों को भोजन करा रहे हैं। कुछ मेडिकल हेल्प कर रहे हैं, ये सब यूथ ही कर रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए, ना कि वैसे लोगों से जिससे हमारा भविष्य खराब हो। जी सर। बहुत ही अच्छा आपने इस टॉपिक को मतलब गहराई तक समझाया कि यूथ को किस तरह से करना चाहिए। जहाँ तक जैसे कि मुझे लगता है कि जैसे अपन बात करें कि अ, जैसे जो भी यूथ जिस तरह के भी नशे करता है, तो जैसे हुँ, हुँ। अपन उस जड़ तक जाएं कि जैसे हुँ, कोई हुँ। ड्रिंक करता है या फिर मसाला खाता है हुँ, या हुँ। कुछ भी करता है, तो हम सोचते हैं कि जैसे परमिशन तो गवर्नमेंट ही देती है, हर एक चीज गवर्नमेंट देती हुँ, है, हुँ, हुँ। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ही खुद बैनर्स लगाती है कि ये करने जी, से जी, ये जी। होता है, ये करने से ये होता है। तो एक क्वेश्चन माइंड के अंदर आता है कि हुँ, हुँ, हुँ। जब पहले गवर्नमेंट खुद बोलती कि ये करने से ये होता है, तो फिर उस चीज जी, को जी। लाइक हम किस तरह से देखें? क्योंकि जैसे कि हमारा जो फ्यूचर है वो आ रहा है, जो हमारा यूथ है वो बढ़ रहा है, तो क्योंकि इस चीज को जैसे कि बात होती है, जैसे कि हम बात करें जैसे दूसरे विदेशी
अमेरिका या फिर इधर फ्रांस, कल्चर की, लंदन, हाँ सही बात। तो वहाँ पे हर एक चीज़ का लिमिटेशन है। वो उनको वहाँ पे हर एक चीज़, पहले से हर एक चीज़ सिखाई जाती है कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ बेनिफिट है। क्योंकि जैसे हम बात करें तो जो उस तरह का वो जो अल्कोहल पीते हैं और जिस तरह का अल्कोहल हम्म, हमारे इंडिया में मिलता है, उन दोनों के अंदर बहुत फर्क है। मैंने सही बात। रिसर्च किया है इसके ऊपर। हम्म, जैसे अब फिर जो जो भी व्यक्ति ये इस तरह के अल्कोहल लेता है, उसको कुछ सालों हम्म। के बाद जैसे लीवर, शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आने लगती बहुत है। सारी प्रॉब्लम होने लगती है, सही बात है। तो जैसे कि हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे बहुत अ, वरिष्ठ व्यक्ति भी हैं, यूथ भी हैं जो इसके ऊपर कदम उठाते हैं। तो मतलब कि अ, हम क्या चाहते हैं कि हम किस तरह से मतलब इसको खत्म करेंगे या रोकेंगे या फिर समझाएंगे, क्योंकि यूथ तो समझ नहीं रहा है। क्योंकि यूथ के अंदर जैसे अभी आपने एक नाम लिया था, किरी मिनाटी, राइट? केरी मिनाटी। हम्म, तो हम्म। अभी तो इस टॉपिक के ऊपर हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी नाम ले लिया तो वो बंदा अपनी लाइव स्ट्रीम छोड़ के उसको सुनने चल लगा जाएगा, क्योंकि उसको उस चीज में मजा आ रहा है। सही बात है। क्योंकि जैसे कि आपने उसको सुना है तो मैंने भी सुना है। क्योंकि जी, जी। हम क्योंकि जैसे हम किसी चीज के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर एक चीज देखते हैं कि ओके ये बंदा पॉपुलर कैसे हुआ, या किसी ये इसने कितना हार्ड वर्क किया है, तो उस चीज का हमें पता चलता है। क्योंकि यूथ तो उसको देख के बिगड़ ही रहा है, कोई सुधर नहीं रहा है। जहाँ जहाँ सही बात। तक तो जैसे कि अभी गवर्नमेंट के भी आते हैं कि नशे को लेके ये चीज होती है, गुटखा खाने से अपन ऐड देखते हैं हर एक मूवी के अंदर, हर एक के सही, अंदर, सही, सही। ये खाने से ये होता है, ड्रिंक पीने से लीवर खराब होता है। फिर अपन बहुत सारे उदाहरण भी देखते हैं, कोई नाली के अंदर पड़ा हुआ है, कोई जहाँ पे था वहीं पड़ा हुआ है। तो हम समाज को किस तरह से देखते हैं, सोसाइटी को किस तरह से देखते हैं कि क्या ये मतलब जड़ से खत्म करेंगे या फिर यूथ को समझाएंगे? आपको क्या लगता है? देखो क्या, जड़ से तो हम समाप्त करने से रहे, क्योंकि क्या एक सरकार इस चीज पर टिकी हुई है। आज लॉकडाउन था, पिछली बार भी लॉकडाउन था, तो नशे की दुकानें खुली हुई थी, शराब की दुकानें खुली हुई थी। तो क्या है कि आज आम आदमी के पास इतना पावर नहीं है। हाँ, कुछ गाँवों के अंदर कुछ औरतों ने संघर्ष करके वहाँ ठेके बंद करवा दिए, लेकिन पीने वाला इंसान उस गाँव से नहीं, दूसरे गाँव से लेके आके पी लेगा। तो चाहते यही है कि हाँ, बहुत सारी जगह पे जैसे गुजरात है, वहाँ बंद है। तो ऐसा नहीं कि आपकी पूरी पूरी सरकार नशे के कारोबार से ही चल रही है। अगर आप बंद कर दोगे तो भी चलेगी। और वैसे भी इतना टैक्स है हर इंसान के ऊपर, तो ऐसे में अगर शराब बंद कर दोगे, और इसके पीछे बहुत सारा संरक्षण होता है, देखो, जहाँ जो इसके पकड़ने वाले हैं उनके संरक्षण प्राप्त करके बहुत सारी चीजें बिकती है। तो एक नशे का तो यही है कि हाँ, इस पर रोक लगानी चाहिए। बाकी क्या है कि जब बिकेगा ही नहीं, और अगर चोरी छिपे भी आ गया, तो 100 रुपए की चीज 2000 रुपए में मिलेगी। तो उसमें कहीं न कहीं निरंतर थोड़ा सा तो अंकुश लगेगा। आज आप देख ही लो, लॉकडाउन 15 दिन का लॉकडाउन लगा, तो उसमें जहाँ 600 केस आ रहे थे, वहाँ आज 80 केस आए। तो आखिर फर्क तो पड़ता ही है भैया, अगर हम सरकार इस पर कदम उठाए, क्योंकि सरकार का कदम उठाना ही सबसे है। बाकी हम कितनी भी कोशिश करें, नशा करने वाला करेगा ही। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि किसी गांव के अंदर कुछ महिलाओं ने कदम हम्म, उठाए और वहाँ का जो भी दुकान थी ऐसा, हाँ, ठेके बंद हो गए थे, हाँ। ठेके बंद। तो मतलब कि एक क्वेश्चन आया कि उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने क्या रूल्स फॉलो किए, उन्होंने क्या कानून का वो किया, मतलब उसके पीछे ऐसा क्या रीजन था उन, मतलब पावर की जो आपने बात की है, तो हम्म, मतलब उनके पास ऐसी क्या शक्ति थी, क्या था, मतलब अपन डिस्कस करना चाहते हैं ताकि जैसे आपको पता है। उसके अंदर, हाँ, उसके अंदर ये ऐसा होता है कि वहाँ का जो जो भी है, सरपंच है, प्रधान है, तो उन्होंने क्या है, उस पहले उन्होंने कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन दी कि हमारे यहाँ पर ये ठेका नहीं होना चाहिए शराब का।
इससे हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको हटाया जाए। तो एक सरकार की तरफ से एक आदेश निकाला जाता है कि चलो ठीक है, हम आपकी इस बात को मानेंगे, लेकिन इसके वोटिंग होगी, ठीक है ना? तो उस गाँव के अंदर जितने भी वयस्क पुरुष और महिलाएँ होती है, उसका जैसे वोट पड़ते हैं वैसे वोटिंग पड़ती है। जिसके वोट अगर ज़्यादा आ जाते हैं, अगर पक्ष और विपक्ष, उसमें पक्ष शराब के पक्ष में भी वोट पड़ते हैं और विपक्ष में भी पड़ते हैं कि हाँ, होना चाहिए ठेका और नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि 60-40 का रेशा भी रहा, बहुत जगह 80-20 का रेशा रहा, तो उस हिसाब से फिर सरकार को वहाँ ठेके निरस्त करने पड़े। तो ये सारी चीज़ें, और क्योंकि वो जानती थी, महिलाएँ वो काफ़ी परेशान थी, उनके जो घर वाले थे, वो उससे बर्बाद हो चुके थे, उनके खेत बिक चुके थे, उनके जो बच्चे थे वो भूखमरी में जीना शुरू कर दिया था। तो आखिर ये सारी चीज़ें फेस कौन करता है? घर की महिला ही करती है। आदमी तो नशे में टुन्न हो जाता है, और नशे का क्या है, 100 रुपए के अंदर नशा उपलब्ध हो जाता है, 300 रुपए वो कमा लेता है। सही है, सही, आपने बात सही की। जैसे कि एग्जाम अपन एक परेशान कौन होता है? एक अब महिला होती है, यस उसके यस, बच्चे होते हैं, क्योंकि सही है, महिलाएं कभी भी अपने घर को छोड़ के नहीं जाती। सही पुरुष है, भले ही चला जाएगा। सही है। जो भी हाँ, नशा इससे करता है बहुत। तो कहीं ना कहीं पे उसका जो परिवार है, हाँ, जो बस उसका बस बस। आने वाली जो पीढ़ी है, उसको कहीं ना कहीं पे नुकसान होता है। अपन बात करते हैं बस। राजसमंद कांकरोली की। जैसे हाँ कि जी। अपन को पता है कि अपनी सिटी के सेंटर में शायद 2 या 3 ठेके होंगे, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया हम्म, है। अपनी सिटी के अंदर ठेके, तो हमें क्या लगता है कि अपन ये वोटिंग कराएं, हम्म, तो हमें क्या लगता है, यानी कि हम मतलब कि जनता ही है, तो हमें क्या हम्म, लगता है कि ये जो हो रहा है, तो क्या ये बंद हो पाएगा सरकार इसके ऊपर, या फिर हम कलेक्टर को ज्ञापन दे, जैसे आपने बताया कि वोटिंग होगी, तो ऐसा करने से हमारा हमारे जो क्षेत्र के अंदर ये हम्म, चीज बंद हो पाएगी? क्योंकि वहां पे उसके आसपास में कोचिंग सेंटर भी है, इंस्टीट्यूट भी है, मंदिर भी है, ऐसी बहुत सारी धार्मिक स्थल भी है। फिर उसके बाद ये सारी चीजों से महिलाओं को बहुत ठेस पहुंचती है। हम इस टॉपिक के ऊपर बाद में आएंगे। तो मतलब कि हम ये कदम उठाएं हम्म। तो क्या होगा? मतलब अपन इतना डीपली नहीं सोच रहे हैं, बट जस्ट एक बात कर रहे हैं कि अपन ऐसा कदम उठाएं या फिर ऐसा कुछ करें, तो क्या वो हो पाएगा? ऐसा मतलब हम सफल हो पाएंगे या फिर हमारी मुहिम कलेक्टर साहब सुनेंगे? देखो, ऐसा अगर आपने सोचा है तो बहुत अच्छा सोचा है, और निश्चित रूप से अगर आपको लगता है कि हाँ, नशा आज युवाओं को बर्बाद कर रहा है, तो इस पर आपकी टीम, आपने जो आपका जो चैनल है, अगर आप मुहिम चलाएंगे तो हाँ, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे इसका। और अगर कुछ ऐसी बात हर बंदे को समझ में आएगी, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, क्योंकि अच्छे काम में परेशानी होती है, नो डाउट। बुरे काम में कोई परेशानी नहीं होती है। सही है, अच्छे काम करने के पीछे लाखों हाँ, करोड़ों लोग पड़ जाते हैं, बुरे काम करने के लिए तो ठीक है। सबका साथ हाँ, देते तो हैं। उसमें अगर आपको परेशानी हो रही है किसी भी काम में, तो आप समझ जाइए कि हाँ, ये काम अच्छा है। सही है, सही है। इसलिए क्या है, अगला, सफल हो सकते हैं, ऐसा सही कुछ है, नहीं है। सही है, सही है। जैसे अभी आपने जिक्र किया था माता पिता का, अपने माता पिता से जो यूथ हैं उनको क्या बनना है, उनको हम्म, क्या सीखना है, उनके मन में कुछ विचार है, आइडिया है, तो वो अपने माता पिता से शेयर करें। लेकिन जैसे हाँ, करना चाहिए। अभी इसके अंदर कुछ ऐसी महिलाएं भी, यानी कि लड़कियां भी होती है, जो अपने माता पिता से जो वो बनना चाहती है वो हम्म, कह नहीं पाती है। हम्म, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, वो कारण है एजुकेशन का या गैप का। सही मतलब कि बात। हमारे समाज के अंदर महिलाओं को अभी भी पहले जैसे देखा जाता दर्जा नहीं था मिला हुआ है। वो, सही बात। तो हाँ, तो जो लड़कियां हैं तो वो अपने माता पिता से कैसे बात करें? यदि आपके पास ऐसा कोई रियल स्टोरी या ऐसी कोई सच्ची घटनाएं हैं जो आपने कभी देखी, अपने जीवन में देखी है, तो आप जरूर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। और एक बात फिर से मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लग रहा है। ये हमारा पहला एपिसोड है राहुल जी दीक्षित जी के साथ, और राहुल जी ने बहुत
मतलब कि बहुत लंबे समय फोन करने के बाद, मैसेज करने के बाद राहुल जी ने हमें समय दिया है। उसके लिए राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज शुक्रिया आपका भी। कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा पहला एपिसोड कैसा लग रहा है। हमारा मेल आईडी है iloveRasaman@gmail.com। इसके ऊपर आपका कोई भी हॉबी हो, आप हमें शेयर कीजिए। आप कुछ भी लिखते हैं, हम राहुल जी के साथ शेयर करेंगे और आपको एक मौका मिलेगा शायद उनकी मैं राहुल जी की मन की बात कहना चाहता हूं कि शायद राहुल जी बहुत जल्दी उनकी किताब लिखने वाले हैं। दिल की बात राहुल दीक्षित के साथ बहुत जल्दी आने वाली है। तो हम इंतजार करेंगे कि राहुल जी की बुक जल्दी से जल्दी आए और जल्दी से जल्दी हमारी राजसमंद की जितनी जनता है वो सुने। और जैसे मेरा सवाल था कि लड़कियां नहीं बोल पाती है, जी, तो जी, जी। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। देखो ये आज हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए करीब-करीब 70 साल हो गए। लेकिन हाँ, अगर अगर हम तय में आज भी देखें ना, तो औरतों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। ये जो दिखावे में है, हकीकत बता रहा हूँ मैं, ये दिखावे में है कि हाँ, औरतों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। आज भी वो कैद है। हाँ, वो पिंजरे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वास्तव में कहीं न कहीं वो आज भी परेशान ज़रूर है। वो कह नहीं पाती। शुरुआत होती है उसकी, जब वो पैदा होती है, तो माँ को भी एक डर रहता है। बच्ची को उस हिसाब से रखती है, कहीं जाना नहीं, आना नहीं। थोड़ी बड़ी होती है, तो उसके जो भाई होते हैं, वो कहते हैं ध्यान रखना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। थोड़ी बड़ी होती है, तो पिता को चिंता लगने लगती है कि यार बच्ची बड़ी हो रही है। तो उनका एक लक्ष्य रहता है, जैसे-तैसे इस बच्चे को जितनी शिक्षा दी जाए, अपना फर्ज निभाया जाए और इसके हाथ पीले कर दिए जाए। हाँ, ऐसा नहीं कि सारे माँ-बाप ऐसा सोचते हैं। बहुत सारे माँ-बाप ऐसे हैं, जो उनकी बात मानते हैं, जो उनको जिस फील्ड में जाना है, जो करियर चुनना है, उस पर वो एडमिशन भी कराते हैं और सफल भी होते हैं देखो। और उनको जीवन साथी का चुनने का भी उन्होंने ऑप्शन दिया है, हाँ, जो अच्छा लगे तुम कीजिए। तो ये एक बहुत अच्छी पहल भी है, लेकिन वास्तव में अगर हम, क्योंकि ये आंकड़े बहुत कम है, हिंदुस्तान काफ़ी बड़ा है, उस हिसाब से देखें तो कम है। लेकिन हाँ, शिक्षा के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए। उसको, औरत को अपने अधिकार देने चाहिए, जिससे वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। क्योंकि आज का समय ऐसा है, थोड़ा आदमी कमाएगा, थोड़ी औरत कमाएगी, तो ये जीवन की गाड़ी चल पाएगी। बाकी मुश्किल है आज के समय में। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ, और कुछ लड़कियां अगर इस टाइप से अगर कुछ कह नहीं पाती है, तो ये बात उनको माता-पिता से बहुत अच्छे से, सहज रूप से कहना चाहिए। कुछ ऐसी बातों के उदाहरण भी देने चाहिए कि मम्मा उन्होंने ऐसा किया था, पापा उन्होंने ऐसा किया था, देखो ये लड़की ऐसी थी और आज ये पायलट बन गई है, आज कितनी अच्छी लग रही है, आज इसका कितना नाम है, कितना आत्मबल बढ़ गया है। जैसे कल्पना चावला की बात वो उसको बता सकती है। तो कुछ ऐसे उदाहरण अगर वो पेश करे, तो वास्तव में उन माता पिताओं में बदलाव आएगा, निश्चित रूप से आएगा। और डर तो देखो क्या रहता है, लड़का हो लड़की हो, सही माता पिता होते हैं ना, सही बताया आपने। वो वास्तव में एक उम्र के बाद उनके अंदर अकारण एक डर स्थापित हो जाता है। क्योंकि उनके पास जो पूंजी होती है ना, वो अपने बच्चे ही होते हैं। इसलिए क्या है, एक डर स्वाभाविक है, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हाँ, उन लड़कियों को अपने माता पिता से बात जरूर करनी चाहिए। वो उनकी बात जरूर सुनेंगे, ऐसा नहीं है नहीं सुनेंगे। उनको प्यार से समझिए, उनको कुछ अच्छे अच्छे उदाहरण दीजिए आप, कि अगर हाँ, मैं ऐसा करूंगी, मेरी नौकरी लगेगी, मैं ये जॉब कर लूंगी, मेरा ये ऐसा बिजनेस होगा, मैं पैसे कमाऊंगी, तो मम्मा मेरे पास ये सारी चीजें होगी, मुझे पति की उनकी भी हेल्प कर सकूंगी मैं मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाऊंगी। तो अगर ऐसी बात अगर वो करेगी, तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आएंगे।
क्योंकि हमें भी अगर कोई अच्छी बात करता है तो हमें बात एकदम से समझ में आ जाती है, और वो अगर काम करते हैं तो उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती ही है। सही इसलिए सही। मैं अ, म- जितनी भी जो मेरे को एक लड़कियां हैं उनसे ये कहूंगा मैं, सही है। अपने माता माता पिता से आप जरूर डिस्कस कीजिए। यस। अभी जैसे आपने जिक्र किया कि जब तक महिला, मतलब कि हर एक परिवार में जो महिला नहीं पढ़ेगी तो आने वाली पीढ़ी को वो पढ़ा नहीं पाएगी। और जैसा कि हम वास्तविकता जानते हैं कि रियलिटी क्या है, कि जो भी पुरुष है वो काम करने के लिए जाता है 8-9 घंटे, हम्म थक जाता है, घर पे आता है, लेकिन वो उतना टाइम नहीं दे पाता है। तो हमारे इस मंच से सभी राजसमंद में जो काम कर रहे हैं और जो भी ऊंचे पद पे है, तो एक सवाल है कि यदि कोई महिला या लड़की अपने माता पिता से वो बात कह नहीं पाती है, या हम्म फिर उसके अंदर जो टैलेंट है और वो गरीब है उस परिवार से, तो हमारे हम्म। राजसमंद के अंदर जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, तो उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो उसको आगे लेके जाए। देखो, हमारे यहाँ का समाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं, हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसा नहीं है, कई ऐसे मौके आए हैं जहाँ पर यहाँ की संस्थाओं ने काम किया है, और बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ के जो लोग हैं राजसमंद के, मेवाड़ के, काफी अच्छे लोग हैं, हेल्पिंग नेचर वाले हैं। पर लोग हमेशा बुरे लोगों को ही आगे एक्सपोज करते हैं कि यार ऐसा उसने कर दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन जो अच्छे लोग हैं ना, वो कभी भी लाइट में नहीं आते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं। राहुल अगर जी, एक से हाँ जी। जैसे आप संस्थाओं के नाम ले रहे हैं, तो आप उन संस्थाओं के नाम भी बताइए, ताकि क्या है कि जो भी हमारे यूजर्स देख रहे हैं, तो उनको भी उस संस्थाओं के नाम भी पता चले। जैसे कि आपको पता है कि जैसे पूर्व में हमारे मेवाड़ ने ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं। तो ऐसी कोई संस्थाएं जो आपको पता हो, जिन्होंने काम किए हैं, काम कर रही है, ताकि क्या है कि हम हमारे समाज को जैसे हम बदल भी सकें, और उनको जो जरूरतमंद या फिर कोई जरूरत की रिक्वायरमेंट हो, तो हम मतलब एक कोशिश कर सकते हैं। तो आप उन संस्थाओं के भी नाम बताइए, ताकि क्या है कि शायद किसी को उनकी जरूरत हो तो। जैसे इतना तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि क्या मैं किसी संस्थाओं से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। हाँ, मेरा सबसे अटैच है, लेकिन मैं किसी का सदस्य नहीं हूँ। नहीं नहीं, क्योंकि क्या है। कोई संस्था हाँ, हो तो जिस। जैसे, हाँ, जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे ये अपने भारत विकास परिषद है, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। और एक दो और नाम है, जैसे अपने महेंद्र जी कोठारी हैं, ठीक है, तनसुख जी बोरा हैं। ऐसे कई जो लोग हैं, वो काम करते हैं। अगर उनसे व्यक्तिगत तौर पे अगर मिलते हैं ना, और जब भी आपको मौका मिलेगा अगली बार, तो उनकी लिस्ट भी मैं आपको कंप्लीट लाकर बता दूंगा कि ये संस्थाएं हैं जो वास्तव में, अगर आपको ऐसा महसूस होता है, जो आप अगर पढ़ाने लिखाने में असक्षम हैं, तो वो जरूर आपकी पूरी हेल्प करते हैं। वो भी मैं आपको अगली बार में जरूर बताऊंगा। जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये इंफॉर्मेशन हमें दी। जी ओके। जी नेक्स्ट सवाल के ऊपर अपन चलते हैं। मेरा तो जी जी। एक ही सवाल आ रहा है कि हमेशा जनता से पूछता हूँ कि वो रासमंद को किस तरह से देखते हैं, कि वो क्या चाहते हैं। जैसे हमें पता चलता है कि हम पापा बनने वाले हैं, पहले से हाँ सोच जी, हाँ लेते हैं। रियल रियल फैक्ट है, ये तो एक सच्चाई है। जैसे हमें पता चलता है कि हम पापा बनने वाले हैं, मम्मा बनने वाली हूँ, पहले से सोच लेते हैं मेरा बेटा ये बनेगा, मेरे बेटे के लिए ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी, हर एक चीज पहले से प्लान होती है। हम्म अभी रासमन 30 साल का हो गया है, हम्म मैं भी 30 साल का हो गया हूँ। हम्म। मेरा बेटा मुझसे पूछता है, पापा आप तो 30 साल के हो गए हो। अब ये राजसमंद, अब मैं जब 30 साल का होऊंगा तो वो तो बूढ़ा हो जाएगा, 60 साल का। सही बात है। क्या किया राजसमंद के लिए, मेरे से पूछता है मेरा बेटा। तो हम राजसमंद को किस तरह से देखते हैं, आने वाली पीढ़ी कैसे देखेगी उसको।
राजसमंद 30 साल का हो गया मेरे को रियली। जैसे सोशल मीडिया पे आप भी पढ़ते होंगे कुछ ना कुछ, राजसमंद रो रहा है, मैं राजसमंद हूँ, पूछता है राजसमंद। तो आने वाली जो पीढ़ी है, हमने हमारा समय निकाल दिया 30 साल, तो जो आने वाली पीढ़ी है उनका क्वेश्चन है अभी, जैसे जो भी पीढ़ी होगी, भले वो 1 साल की जी, जी, होगी, जी, 2 साल की होगी, या भले 18 साल का होगा, 18 साल के बाद वो उसकी शादी हो जाएगी। तो राजसमंद को जी। हम किस तरह से देखते हैं, किस तरह से क्या चाहते हैं, हम राजसमंद को कैसा बनता हुआ देखना चाहते हैं? मतलब राजसमंद, जनता की क्या सोच है कि वो किस तरह से देखेगी राजसमंद को? इसके ऊपर जी, आपके जी। कोई विचार हो, आपने कुछ सोच रखा हो, जी, तो जी, जी, इस ज़रूर, टॉपिक के ज़रूर। ऊपर मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी तरह से गहराई से इसको समझ पाएंगे। तो दर्शकों से मेरा इस निवेदन है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक पे बात करनी है। राहुल दीक्षित जी, प्लीज कंटिन्यू। इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय लूँगा। इसमें 1 सेकंड आता हूँ, है ना? मेरे जरूर इसमें जरूर। बैटरी थोड़ी-सी डाउन है, कोई ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहुल जी की मोबाइल का मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो वो डिस्चार्ज, फोन को चार्ज लगा रहे हैं। तो दर्शकों से निवेदन है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये हमारा पहला एपिसोड है। ये है दिल की बात। दिल की बात से हमारा जिक्र है कि पूरी सच्चाई जो हमारे राहुल दीक्षित जी हैं, वो उन्होंने उनके जीवन के अंदर क्या क्या प्रयास किए हैं, क्या क्या उन्होंने हमारे राजसमंद को समझा, कैसे उसको परखा, तो वो सारी चीजें हम शेयर कर रहे हैं राहुल जी के माध्यम से। राहुल जी आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से राहुल जी, जी। जी, जी। माफ़ी चाहूँगा मैं आप सभी से। अ, एक्चुअली क्या है कि राजसमंद की जो पीड़ा है ना, वास्तव में ऐसी पीड़ा है, इसको जब भी एक आता है दिमाग में तो लगता है, एक आँसू निकलने लगते हैं। यस यस, हम क्योंकि ये माफी चाहूंगा आपको, आपने कहा था कि अ, 30 साल हो गए हैं इसको, माफी 30 चाहूंगा, साल का पूरा। माफी चाहूंगा आपको टोका। ये जो हाँ मेरा जी। सवाल है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो बच्चा अभी 1 साल का या अभी जन्मा आज, हुँ, हुँ। तो वो राजसमंद को किस तरह से देखेगा जब आप जन्मे थे? तो हमें इस टॉपिक के ऊपर मतलब कि एक गहराई से उस चीज को देखना है कि आपने राजसमंद के अंदर क्या क्या बदलाव देखे, क्या क्या परिस्थितियां आई, और उन परिस्थितियों में कैसे राजसमंद ने अपने आप को ढाला। तो अभी यही सवाल है कि आने वाला जो यूथ है, वो राजसमंद को कैसे देखेगा वो? जी प्लीज शेयर कीजिए अपना एक्सपीरियंस। राजसमंद आने वाला यूथ क्या देखेगा, क्या नहीं देखेगा, ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हम भविष्य को खोल कर नहीं देख सकते। वर्तमान की स्थिति जो है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज राजसमंद 30 साल का हो चुका है, लेकिन यहाँ की जो राजनीति है, मैं राजनीति पे बात नहीं करता हूँ, लेकिन आपका जो प्रश्न है, तो इसके जो पितामह हैं, ठीक है ना, जो काम करने वाले हैं, वो राजनीति वाले ही हैं। क्योंकि यस एक यस, आम आदमी रोड नहीं बना सकता है, सही वो है। गार्डन नहीं बना सकता है, कुछ कल कारखाने नहीं बना सकता है, क्योंकि इसमें राजसमंद के जो सरकारी तंत्र है, उसकी सहभागिता बहुत ज़रूरी है। तो उस इसके अंदर जो 30 साल हुए हैं, उसके अंदर सिर्फ राजसमंद को नोचा गया है। यहाँ स्वार्थ की रोटियाँ हर पार्टी ने सेकी है। यहाँ के जो युवाएँ हैं, उनको भ्रमित किया गया है, और आज का युवा है जो किसी दल से जुड़ा हुआ है, तो वो इतना कट्टर हो गया है कि वो आपसी दुश्मनी में भी नहीं है। आज आप आज देखते होंगे सोशल मीडिया पर छोटे-मोटे जो होते हैं, उसके ऊपर भी वो इतना वो उसके अंदर हो जाता है कि उसको सँभालना मुश्किल हो जाता है। तो राजसमंद का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ कुछ भी काम नहीं होगा। जो लोग कहते हैं कि यार कि यहाँ नालियाँ बन गई है, यहाँ पर सड़कें हो गई है, लाइट लगा दी है। ये काम छोटी-मोटी जो पंचायतें होती है ना, वहाँ पर भी होते हैं। ये जिला मुख्यालय है, यहाँ पर ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ। आप रात को आप निकलना,
बस स्टैंड से लेके जलचक्की तक बीच में आपको कम से कम 40-40 फीट पर एक लाइट लगी हुई है। बीच में देखोगे आपको अंधेरा नजर आएगा। गलियों की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ सीवरेज लाइन थी, वो डैमेज है, अरबों रुपए उसमें लग गया है। राजसमंद की जनता को हमेशा बेवकूफ बनाया गया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, एक रोड का जिला है, ठीक है ना। उस रोड को भी अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे यार ये क्या हो रहा है। जब हम उदयपुर को देखते हैं तो वहां के जो एक सेक्टर जितना भी कांकरोली नहीं है उसके अंदर ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा। यहाँ का जो जिला मुख्यालय का जो अस्पताल है वहां की स्थिति आप देखोगे वो दयनीय है। यहाँ की जो झील है उस पर क्या क्या होता है, कितना घमासान होता है, उसके बारे में आप जान सकते हो। मतलब झील जब खाली होती है तो उसको भरने का प्रयास करते हैं, उस पर राजनीति चलती है, ठीक है ना। और जब भर जाती है तो उसे खाली करने का प्रयास करते हैं, उस पर राजनीति चलती है। तो भैया आप क्या कर रहे हो, हैं? पहले आप भरने के ऊपर राजनीति कर रहे हो, फिर खाली करने कर रहे हो। और यहाँ तक लोगों में ऐसा अगर भर दिया है कि यहाँ आसपास के गांव वाले जो हैं, हकीकत बता रहा हूँ मैं, वो काकरोली वाले लोगों को पसंद नहीं करते। ये बहुत सटीक बात कह रहा हूँ। और जो यहाँ के जो लोग हैं ना, आसपास के लोग यहाँ पर ही काम करने आते हैं, यहाँ से उनको बिजनेस मिल रहा है, लेकिन वो पता नहीं यहाँ की राजनीति ने उनको ऐसा जहर दे दिया है कि यहाँ वास्तव में वो चीज नहीं है। बाकी राजसमंद बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन राजनीति ने यहाँ का बड़ा कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। यहाँ 15 साल से पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी आने की घोषणाएं होती है, लेकिन आते ही नहीं। झील 42 साल बाद भरी, उसको एक साल एक खाली कर दिया। मतलब पता नहीं वो पानी कहाँ गया। मुझे जो शर्म आती है जब आप इतने बड़े बड़े ओहदे पर बैठे होते हो, आपको ये नहीं पता है कि हाँ पानी कितना अमूल्य है। आज हम देखते हैं सांसों की कीमत कितनी थी, कई लोग मर गए थे, एक एक सिलेंडर के लिए लोग तड़प रहे थे। तो यही कंडीशन पानी की होगी आने वाले समय में। आप देखोगे, मैं देखूंगा, आदमी एक एक लीटर पानी के लिए, आज जो स्थिति है ना ऑक्सीजन के लिए, वैसी की वैसी स्थिति होगी। लेकिन ये समझ नहीं पाते। और समझावे किसको, है? इनको राजनीति करनी है, इनको वोट चाहिए गांवों से। लेकिन हाँ, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा, रहनुमाओं से, कि कल तुम्हारा भी समय चला जाएगा, तुम ऐसा कुछ करके जाइए जिससे तुमको नाम अमर हो। बाकी मरते तो सभी हैं, कई लोग पहले भी थे, कुछ चुने हुए थे, कुछ हार गए, कुछ भगवान को प्यारे हो गए। तो ये देखो क्या है, अमर कोई नहीं है, आप और हमको भी जाना है। लेकिन हाँ, इंसानियत को बचाइए, कुछ अच्छे कर्म कीजिए, बेवजह राजनीति मत कीजिए। और जो प्रकृति है उस पर तो राजनीति बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये भगवान का अनुपम उपहार है जिसे आप अपना समझ रहे हो। ये उसकी अमानत है, उसको सहेजिए। पानी है, ये सरोवर है, ये प्रकृति है, ये पेड़ है, इनको संभालिए। और इनसे ही अपना जीवन है, बाकी औकात नहीं है। जब पानी नहीं होगा तो कैसे क्या चलेगा। ये जो आपका पैसा है, कई लोग जो पैसे वाले थे उनको ऑक्सीजन नहीं मिला था, मर गए। इसलिए क्या है, आदमी की इतनी औकात भी नहीं है जितना समझ रहे हैं। उसकी औकात क्या है, ये आज इस कोरोना काल में सबको पता चल गई है। जो लोग पता थी जिनको, वो आज भी जिंदा है, नो डाउट। जिनको पता है कि हाँ हमारी कोई औकात नहीं है, वो राजी खुशी अपने घर में आराम से दाल रोटी खा रहे हैं। और जो वास्तव में भूल चुके थे कि हम ही हैं, वो आज कहाँ है ये पता भी नहीं है। इसलिए हमेशा इस राजसमंद को बचाइए, इसको खूबसूरत बनाइए। नए जो भी लोग आए हैं, राजनीति मत कीजिए प्लीज।
मैं आपसे हार्टली रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चुनकर आई हैं तो वास्तव में अपना नाम ऐसा बनाइए कि हाँ, आप चले भी जाएं तो भी कहें कि हाँ, उन्होंने काम किया था। इसलिए मैं यही चाहूंगा, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आज ही आप कोशिश कीजिए इस राजसमंद को खूबसूरत बनाने का, क्योंकि ये आगे का जो फंड है ये आपके पास ही है, प्रशासन के पास ही है, जो चुनी हुई सरकार है उनके पास ही है, हमारे पास नहीं है। हम बात कर सकते हैं, हम सुझाव दे सकते हैं, हम सोशल मीडिया के मार्फत कह सकते हैं, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सुनेगा कौन। पैसा आप लगा सकते हैं, और वो पैसा भी आप अपनी जबान जेब से नहीं लगा रहे, वो पैसा हमारा है, हम कह रहे लगाइए आप, लेकिन वो भी नहीं लग पाता। ये बड़ी विडंबना है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन हाँ, कोई ऐसा युग पुरुष इस राजसमंद में जरूर आएगा, मेरा विश्वास है, जो इस छोटी सी नगरी को बहुत खूबसूरत बना देगा, एकदम शानदार, जहां पर जो भी लोग आएंगे वो कहेंगे वाह, जैसे हम किसी नगरी में नहीं घूम रहे, किसी बहुत अच्छे मंदिर में घूम रहे हैं, जहां पर खुशबू आ रही है, जहां पर सघन पेड़ पौधे हैं, जहां पर इतने पशु पक्षी हैं, जहां के लोग इतने खुश मिजाज रहते हैं। देखते हैं होता क्या है। बाकी हाँ, ये सिलसिला 30 साल से चल रहा है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं राजसमंद का, आगे देखते हैं होता क्या है। जी, जी। सही है। जैसे आपने अभी बताया कि 30 साल से कुछ हुआ नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था कि राजसमंद भी 30 साल का हो गया और मैं भी 30 साल का हो गया हूँ। जी। और उसके बीच में जैसे सोशल मीडिया पे आता है कि ये भी ये हो गया और ये भी ये हो गया, उसके बीच में राजसमंद फंस गया। तो हम्म। तो वैसे ही मेरा बेटा मुझसे पूछता है, सिर्फ हाँ जी। 7 महीने का है, हाँ जी। कि राजसमंद 30 साल का हो गया पापा और आप भी 30 साल के हो गए हो, क्या होगा राजसमंद का, मुझे बताओ। राजसमंद का क्या? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है, मैं 7 महीने से ये सवाल पूछ रहा हूँ। तो और उसी बीच में आपसे मैं जुड़ पाया। जैसा कि आपने जिक्र किया है कि राजसमंद 42 साल, मैं माफी चाहना इसके अंदर कोई मेरी गलती हो जाए, 42 हाँ साल के जी। अंदर राजसमंद झील के अंदर पानी भरा। जब खाली था तो मैंने भी जी। देखा उसके अंदर बहुत बड़ी, जब मेरे शायद मैं सांकल निकाली थी तब, शायद मैं 5 या 6 महीने का या कुछ, शायद अकाल कब आया था, 2005 में आया था शायद, जहां तक मुझे लगता है। हाँ, 10 साल का अकाल रहा था, पानी बिल्कुल नहीं था, ट्रेनों हाँ, से पानी मेरे को आया था। मुझे कुछ किस्सा याद है कि उस टाइम पे शायद मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई के लिए, मतलब गवर्नमेंट की पढ़ाई के खाने पीने के लिए भी उस समय नहीं थे, तो शायद 5,000 का ऐसा कुछ लोन वोन भी लिया था। लोन लिया था। और फिर उसके बाद ये पता था कि यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है वहां से टैंकर में पानी आता था हमारा, कहीं से ये नहीं पता था उस टाइम पे, इतनी सूझबूझ भी जी नहीं जी थी जी। हमें। और कभी एक बार पापा लेके गए थे कि ओके चलो तुम्हें राजसमंद दिखा के लेके आए, तो मैंने देखा कि राजसमंद में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं था, क्योंकि मैं खुद ही अब 30 साल का हुआ हूँ। तो उस टाइम पे मैंने देखा था कि वहाँ पे ट्रैक्टर लगे हुए हैं बड़े बड़े, कुछ वो मिट्टी के उठा के लेके जा रहे जी हैं, जी किसी जी। खेतों में डाल रहे हैं। एक जी जी। सांकल थी जिसके अंदर छोटी से बड़ी, बहुत हमसे तो छोटी वाली नहीं उपड़ रही थी, ऐसी एक कहानी है। उसको आज भी हम देखें तो मतलब कि हमारी एज के और जिन्होंने ये देखा है वो हुआ है, जी। उनके रगों में फिर से वो उबाल आता है, और एक वो जो दर्द था रासमन सूख गया, वो दर्द फिर से शायद मेरी इस एपिसोड में फिर से मैंने आपको शायद क्या बोलते हैं जले पे मिर्ची छिड़क दी हो, तो आपको माफी, और हमारे दर्शकों को दुख भी होता है, क्योंकि बहुत क्या है, बहुत माफी। तो मेरा ये सवाल है इस कि जिस, राजसमंद से क्या है, हमारे जो जी बाप जी दादा थे ना, जी जी जब जी ये जी बोले। कांकरोली जब बना था, तब से ही हमारे हमारे बाप दादा यहाँ आए हुए थे, तो हमको इस चीज का दर्द है, क्योंकि ये हमारी, ये माँ है, ये राजसमंद हमारी माँ है। सही 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 कहा आपने। हम यहाँ हुए हैं। यहाँ यहाँ के लोग हैं ना, कई 1 लाख की आबादी होगी, लेकिन जो यहाँ के तो असली जो सेवक हैं, जो सोचते हैं, वो 20,000 लोग ही हैं। 80,000 लोग बाहर के हैं, उनको राजसमंद
मर रहा है या कुछ हो रहा है, उनके कोई लेना देना नहीं। जो कापरा काकरोली है, जो चारों गेट के अंदर है, सूरज पोल, चांद पोल, लाल दरवाजा, ये अंदर अंदर जो है, मंदिर की परिक्रमा, रेती मोला, चोरा मोला, माटा मोला, ये सूरज, ये जो लोग हैं ना, ये ही इनको दर्द है कि राजसमंद बेचारा ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी पहले अच्छा था, अब ये जिला नहीं बना था ना, फर्स्ट क्लास था, नो डाउट। लेकिन जिले बनने के बाद इसका जो हाल हुआ, पता नहीं, शायद भगवान ही उनको माफ नहीं करेगा। सही है, सही है। उन्होंने इसके ऊपर इतनी राजनीति करी है, इतनी राजनीति की है। सही है, सही कहा। खैर, अ, बाकी, लेकिन हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा, इस पानी को भी बचा लीजिए, बाकी कल इस पानी के लिए भी यही हाल हो। सही है। मेरी कुछ सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी। जैसा कि जैसे मुझे लगता है कि राजसमंद 30 साल का हो गया, उनमें भी 30 साल का हो गया, तो मैं सोचता हूँ कि जब उससे पहले राजसमंद शायद उदयपुर के बीच में था। अपन, मुझे भी पता है, लेकिन अपन दर्शकों को भी बता दें कि राजसमंद शायद उदयपुर के अंदर था, और फिर हाँ उसके जी। बाद उसका बंटवारा हुआ। तो जब अपन लाइक इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ 1-2 मिनट की बात करेंगे कि जैसे कि कुछ हो जाता है अपने सोशल मीडिया पे, आपको पता ही है कि ये हो गया, ये हो गया, और फिर ले दे के वो नेहरू जी पे आ जाते हैं। नेहरू जी ने 1900 इसमें ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मेरी एक क्वेश्चन होता है कि राजसमंद की ही जनता ये क्वेश्चंस पूछती है कि जो भी उस समय अपना राजसमंद का, सॉरी, माफ कीजिएगा, जब भारत का बंटवारा हुआ, तो हम्म। उस समय की बातें लेके आते हैं कि ये बंटवारा किसने किया। तो क्या राजसमंद की जनता को ये नहीं पता है कि राजसमंद उदयपुर का भाग था? तो उस समय रोक लेते ना राजसमंद को, उदयपुर के अंदर ही रहने देते। क्यों? नहीं, मुझे शायद ऐसा लग रहा है, या फिर मैं यहाँ पे कहीं गलत हूँ नहीं तो नहीं, देखो क्या ये, यहाँ यहाँ देखो क्या है, इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि क्या है, एक प्रक्रिया होती है, एक विस्तार बढ़ता है, देखो क्या, एक जिला इतनी वो अपने आप को काम नहीं कर पाता है, तो सही है, सही उस है, हिसाब से क्या है, यहाँ की पब्लिक भी बड़ी थी, तो उस हिसाब से इसको जिला बनाया गया। ये सही है, एक सही है, प्रक्रिया है, देखो ऐसा सही है। कुछ नहीं है। नहीं नहीं, वो और जस्ट, इस चीज को क्या है, हाँ हाँ, जस्ट एक बात कर रहे हैं कि बाकी जैसे, ऐसा कुछ नहीं, देखो बातें बहुत सारी होती है देखो, लेकिन हाँ, वो जिला बना, अच्छा बना, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ हाँ, वो वो बनना भी था, ओके ओके। तो क्या अपन है, एरिया काफी लंबा चौड़ा था। अगले सवाल पे आते हैं। जैसे आपने बताया झील के बारे में कि 42 साल में वो बड़ी थी, तो मेरा एक इसके अंदर से एक प्रश्न आया कि आपने जैसे बताया कि 42 साल के बाद भरी और 1 साल के अंदर उसको खाली कर दिया। तो खाली रास कर दिया। हाँ, तो मतलब कि जो हमारा शायद मैं माफी चाहूंगा कि शायद मैं कहीं यहाँ पे गलत किसी विभाग का नाम नहीं ले लूं। मे भी शायद मेरे अकॉर्डिंग ये जो था वो सिंचाई विभाग का ही डिपार्टमेंट था, जिन्होंने ये परमिशन दी कि इस राजसमंद झील का पानी आप खाली कर सकते हो। मतलब कि उनकी क्या प्लानिंग थी कि राजसमंद झील का पानी इतना खाली कर दिया? मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि राजसमंद की झील जब पूरी छलकी थी, तो पानी खाली नहीं करते तो भी वहां पे जो सरई होती है कुएं की और इन सब की, तो वो पानी वहां पे आ जाता था। मतलब एक छोटा सा एक लॉजिक है जो हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, बड़े जितने भी है वो ये कहते ही हैं। और आपको क्या लगता है कि, मुझे जहां तक लगता है कि जो ये पानी खाली किया गया है, तो शायद यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हमारे राजसमंद की खुशहाली के लिए। क्योंकि अभी जैसे कि राजसमंद जैसे ही खाली हुआ है, उसके बाद आए दिन पक्षी मारना, पेड़ काटना, मतलब कि इतनी आपदाएं, मतलब इतने, मतलब कि राजसमंद को निचोड़ निचोड़ के, जैसे अपन एक वर्ड, एक यहाँ पे माफी चाहूंगा मैं सभी से कि मैं एक गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो बलात्कारी जो एक वर्ड होता है, वैसे लोग निचोड़ निचोड़ के उसको नोच नोच के राजसमंद को खा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि राजसमंद का जो ये देख रखाव, जैसे कि अपने एक छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, तो उसकी देख रेख या तो उसकी माँ करती है, या दादी करती है, नानी करती है, या अम्मा करती है। तो ये जो राजसमंद, ये आज ये बच्चा है, ये भले ये 30 साल का हो गया है, तो इस किसकी जिम्मेदारी है इस राजसमंद को संभालने की? कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है? जिम्मेदार तो देखो प्रशासन ही होता है,
यहाँ की जो जनता होती है ना, ठीक है ना, लेकिन क्या है, यहाँ का जो प्रशासन, अपने जो नेता हैं, वो अपने वोटों के स्वार्थ के खातिर इसको बेचने में भी कसर नहीं खरीदती। जब आपने कहा था कि यार कहाँ 44 साल के जो पानी आया था, वो उसके उससे काम चल रहा था, लेकिन इसको खाली कर दिया। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ था। वो पानी वेस्ट गया था, वो किसी के काम भी नहीं आया। लेकिन हाँ, मैं क्या कहूँ आपसे, ये एक पीड़ा है जो वास्तव में हर इंसान की है। यहाँ बहुत सारी सेवाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उन्होंने पत्र भी छपाए थे। तब आदरणीय, वो हमारे, क्या नाम था उनका, किरण माहेश्वरी जी थे, उनको भी इस चीज से अवगत कराया। लेकिन वही ढाक के 3 पात, इसको खाली कर दिया गया। सही है। ये मैं ये जो राजसमंद का जो एक वो जो था ना, वो एक काला दिन था। ये से सुनहरा दिन भी था जब पूरी झील भरी थी, और सही है, काला दिन भी था, सही है, और सही है। स्वार्थ के कारण। हाँ, और आप जो कह रहे हो यार, इसका तो कौन है जिम्मेदार, कौन है, तो इस राजसमंद का धनी धोरी कोई नहीं है। सबने इसको चूसा है, इससे हाँ, पैसा बनाया है और चले गए। जैसे कि समझ हमारे रहे हैं आप? हमारे बुजुर्ग, और एक जो रियल फैक्ट होता है कि इतिहास का मतलब ये होता है कि उसको दोहराना नहीं है। इतिहास का मतलब होता है कि जो हमने इतिहास के अंदर जो गलती की है उसको इम्प्रूवमेंट करना है या उसको सुधारना है। तो यहाँ पे मेरा वही, अपन उस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं हम्म। ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है और जो अभी जितने भी हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइट, अभी जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नाम लेना चाहूंगा, जैसे आपके जिक्र में हो तो आप नाम ले सकते हैं। मैं भी कुछ दिनों से जुड़ा हुआ हूं उनसे। जैसे हमारे नीलेश जी पालीवाल हैं, वो बहुत एक्टिव रहते हैं। फिर उसके बाद हम्म। राकेश तेलंग जी सर हैं, वो भी बहुत एक्टिव रहते हैं। फिर उसके बाद मनोज हाड़ा सर स्पोर्ट्स में, वो भी बहुत एक्टिव रहते हैं। तो ये बहुत एक्टिव रहते हैं कि हमारे राजसमंद के अंदर छोटी छोटी जो जो ये हो रहे हैं उनको वो रोकते हैं, और जो भी जितना उनसे होता है तो वो एक कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ये टॉपिक, ये जो मतलब जैसे कि राजसमंद 30 साल का हो गया, बहुत सारी चीजें नहीं हुई है, मुझे भी लगता है, आप सबको लगता है, राइट। सबको पता है कि इसके पीछे क्या रीजन है। अभी जैसे अपन यहाँ पे पॉलिटिक्स की बातें कम करेंगे, बिकॉज क्योंकि आ, हाँ, मजा नहीं आता है हाँ उसमें, हाँ, ये बहुत यस गंदी यस, चीज है, और नहीं इसके कोई नहीं, टॉपिक, तो हाँ क्या हाँ, इसमें भटकाव ज्यादा है, और यस मैं यस, भी नहीं नहीं लड़ना नहीं, चाहूंगा यस आपसे। यस, नहीं नहीं, वो सही बात है। जैसे अपन तो क्या कुछ मेरा कुछ ये चीज, विषय भी नहीं, मैं इससे दूर ही रहना चाहूंगा। सही, आप जैसे हैं माफी वैसे, चाहता हूँ, मैं राजनीति से मैं नहीं नहीं, दूर रहना ही सही पसंद है, करूंगा। हम भी दूर रहने की कोशिश कर क्योंकि रहे हैं। क्या है मेरा मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि यार हाँ, मैं लोगों के चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास करता हूँ। सही है, आप बहुत ही अच्छा समझ रहे कार्य हैं कर आप? रहे हैं। तो उस सही विषय है, पे आप जो भी मुझसे बात करेंगे, सही मैं सही है, उसका सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन हाँ, हाँ मैं आपसे हाँ माफी चाहूंगा, अगर राजनीति की कोई बात करेंगे, तो उसके लिए पूरा 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 एक तबका है जो स- आपको उस पर बात करने के लिए सही सही, तैयार है। नहीं नहीं, वो सही है। राजनीतिक से तो हम भी बहुत काफी सालों से दूर हैं। बट कभी कभी जैसे कुछ जिक्र होना चाहिए, जैसे कि हमें लगता है कि ओके, कि जैसे राजसमंद किसका है, तो राजसमंद तो हम नॉर्मली जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में वही बोलेंगे कि जैसे अभी हमारे दीप्ति माहेश्वरी आए, तो हम तो पहले उनको बोलेंगे कि वही है, क्योंकि उनके पास ही पावर है राजसमंद की, राइट। हम्म। बट जो हुआ उसके बारे में तो कुछ चीजें हमें जाननी भी चाहिए, और हमारे दर्शकों को भी जाननी चाहिए, और हमें भी पता होना चाहिए कि हमने कि भविष्य, हमने हिस्ट्री के अंदर, पास्ट में हमने क्या गलतियां की हैं जो हमें भविष्य के अंदर नहीं करनी, और फ्यूचर हमें प्रेजेंट के अंदर उस गलतियों को सुधारना है। क्योंकि जैसे कि अभी राजसमंद जैसे ही अभी खाली हुई है तो बहुत सारी आपदाएं हो रही हैं। और अभी एक और इसी के अंदर हम जोड़ना चाहेंगे कि जैसे कुछ महीनों में और कुछ दिनों से लगातार मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि आपने भी शायद देखा होगा कि राजसमंद झील के अंदर पेड़ काटे गए हैं। राजसमंद झील के अंदर पेड़ काटे गए हैं, और अभी कुछ दिनों के अंदर विदेश से हमारे जो पक्षी आते हैं, जो हमारे मेहमान हैं, उनको हम्म। जो पकड़ने वाले होते हैं, उन्होंने बेरहमी से जाल बिछा के उनको जी मार जी जी दिया जी। गया है। तो हम्म। यहाँ पे गलती जैसे हम कहें तो पब्लिक की है,
क्योंकि पब्लिक क्या है कि जैसे हम पब्लिक को ये नहीं कह रहे हैं कि पब्लिक आप है ना उठ के हमारे साथ आंदोलन कीजिए। पब्लिक से हमारा सिर्फ इतना सा अनुरोध है कि आप घर पे बैठ के हमारा सिर्फ सपोर्ट कीजिए। भले सोशल मीडिया पे करना सोशल मीडिया पे कीजिए, ट्विटर पे करना ट्विटर पे आओ तो सही आप, वहां पे हमारा सपोर्ट कीजिए। क्योंकि राजनीति तो ये चलती रहेगी। मेरे दादा परदादा आप देख लीजिए, जब से भगवान, जितने भी हमारे योद्धा शिरोमणि सब थे तब से राजनीति आई है। लेकिन अभी हम बात करें हमारे राजा, हमारे प्रातः स्मरणीय शिरोमणि महाराणा प्रताप की, तो उन्होंने महल महल को त्याग के हम मेवाड़ की जनता के लिए उन्होंने इस पूरे हमारे मेवाड़ धरती को बचाया। क्या इस वर्तमान में इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी पब्लिक गूंगी हो गई है? मतलब कि जैसे कि जिसको, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा गहराई के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ संक्षिप्त के अंदर पब्लिक को एक भैया म- आपने जो नाम नाम बताए थे ना, मैंने एक प्रश्न किया था, शॉर्ट में कहा था मैंने कि यहाँ दर्द पुराने जो कांकरोली के लोग हैं ना, उनको ही होता है। बाकी भूल जाओ आप, यहाँ सिर्फ लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं, उनको राज संबंध क्या, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कोई सही सही। मतलब नहीं। हाँ। आपने जो नाम लिए थे ना, हम्म। आपने जितने भी नाम लिए थे, उनके बाप दादा परदादा वो सब यहाँ के ही हैं, समझ रहे होगा। सही है सही है। वो कोई 25-25 साल से नहीं रह रहे हैं, वो कम से कम 100-150 साल से रह रहे हैं, सही है इसलिए सही। उनको दर्द होता है। सही है। अभी यहाँ ये पे दर्द आप जो बोल रहे हैं ना यार, कि यहाँ के जो लोग गूंगे गूंगे नहीं है बेचारे, जो काम करते हैं ना, और जो जो लोग हैं ना, ये बहुत सीधे लोग हैं, ये नहीं, सच्चे लोग हैं, इनको सव, स, राजनीति स, नहीं आती है। सवाल जैसे जिनको ये जिन्हें नाम लिया ना आपने, हाँ और हाँ। जो राजनीति वाले ना सिर्फ वहाँ राजनीति करके चले जाते हैं। सही सही है। जैसे कि यहाँ पे मतलब टॉपिक बहुत और मतलब कि हाँ देखो, ये आपका जो प्रश्न है, वास्तव में यहाँ सिविल डिफेंस वाले जो लोग हैं, यहाँ यहाँ 70-80 लोग हैं, हम्म। उनकी नियुक्ति लगानी चाहिए वहाँ, सही है सरकार सही। को लगानी चाहिए। सही है हर सही है। हर काम पब्लिक थोड़ी करेगी। अगर आप बोलोगे कि यार वहाँ वहाँ रात को आपको पहरा देना है, तो आप कैसे दोगे? आपके नहीं पास नहीं हथियार है क्या? नहीं, कहने का मेरा ये मतलब है कि जैसे कि राजसमंद झील का जैसे पानी है, तो आसपास के जितने भी जो गांव है वो सींचते हैं, उनमें हरियाली आती है। तो मतलब कि जैसे अपन एक अनुमान लगाएं कि हमारे आसपास के गांव से 100-200 जने भी सोशल मीडिया पे हैं, तो मतलब कि वो भी हमारा सहयोग दे। जैसे कि अपन एक अ, जैसे अपन अभी कोरोना काल है तो अपन उस ग्राउंड रिपोर्ट पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन जैसे छोटी छोटी जो आपदाएं हो रही है तो एक सहयोग जैसे बनता है, जैसे कि एक एक कड़ी से बनती है, तो ऐसा कुछ करे या देखो ये ऐसे। तो स्व विवेक की बात है। देखो क्या हम किसी को क्लास लेके या किसी को बॉन्डेड नहीं नहीं कर नहीं, रहे, हाँ ये वो देखो सही क्या बात, है। ये बात तो सही कही आपने। बाकी ये तो आपकी इच्छा जागनी चाहिए। सही है सही आप है। आपके बेटे को यार ये काम करना है, वो अगर नहीं कर रहा है तो फिर आप क्या करोगे? उसको सही फोर्स से कह सकते हो, एक सही है। बार कहोगे, 2 बार कहोगे, तो ये क्या है कि ये सारी चीजें स्व होती है। हाँ यार मुझे ये काम करना है, आप किसी को प्रेशर करके नहीं कर सकते हो। समझ रहे होगा आप मेरी सही। बात को। जी जी। इसलिए क्या है कि ये कुछ ऐसी बातें हैं और हाँ देखो क्या है कि ये तो प्रिंट मीडिया में भी आया था, राजस्थान पत्रिका में भी ये सारी चीजें आई थी, पंकज जी हाँ सूफीकर ने इन्होंने हाँ। भी डाला था। जी तो जी। ये सारी चीजें तो है ही है। और प्रशासन देखो क्या, आम आदमी बेचारा कहाँ कहाँ क्या क्या करेगा, उसको आज रोटी खाने का और तो सब्जी लाने का, उनको उस परेशानी से ही नहीं निकल पा रहा है। जी जी सही कह रहे हैं आप। तो वो कहाँ वो झगड़ा करेगा, वो किस किस से, और पता नहीं उन शिकारी के तार कहाँ कहाँ तक है, सही है सही है वो सही थोड़ी है। जान पाया है। सही है सही है। वो इसलिए क्या है, वो डरता है आदमी। भैया आप जो सोच रहे हो वो आपकी बात सही है, सही है सही समझ है। रहे हो, आदमी कह सकता है। लेकिन हाँ यहाँ अगर आपको सूचना दी है कि यहाँ ऐसे ऐसे अवैध वो मत्स्य कैट हो रहे हैं या पक्षियों को मार रहे हैं, तो प्रशासन का काम है, उनको नियुक्ति इसलिए किया हुआ है। जी जी। डॉक्टर का काम क्या है? कोई हम्म। मरीज आए उसको इलाज देना है। जी जी। आप और मैं नहीं देंगे इंजेक्शन, मैं और आप नहीं लगाएंगे। तो सबका काम एक कार्य प्रणाली में काम बांट रखा है, तो जिसका काम है उसको करना पड़ेगा। जी जी। समझ रहे हो आप? जी जी। हाँ तो उनका काम है। जी जी। इस पे एक्शन उन अगर वो नहीं लेते हैं तो ये उनकी उदासीनता है, ये प्रशासन की उदासीनता है, हमारी नहीं है। हमने तो इस चीज का, पंकज जी ने इन्होंने कहा है
और उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत भी किया है। और आभारी हैं वो राजसमंद के लिए, हाँ उन्होंने ये अच्छा काम किया है। और अ, जो लवाना के जो कुछ युवा हैं, उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने उस शिकारी को पकड़ने में मदद की। जी- बाकी अ, अपनी जान पे मेरा खेल के किया है, देखो। मेरा एक हाँ जी। अभी जैसे आपने बात बताई तो मेरा एक मन में एक क्वेश्चन आया, शायद मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ, कि जैसे कि हाँ जी। जैसे आपको भी शायद पता होगा कि जैसे अपन राजसमंद के अंदर जो घटनाएं हो रही है, जैसे हमने लाइक जैसा कि यदि हमने प्रशासन को, कलेक्टर को, इनको ज्ञापन दिया है और उसके बाद भी हम्म। कार्रवाई नहीं होती, तो मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ कि क्या प्रक्रिया है, मतलब कि जैसे कि हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया या फिर प्रशासन को ज्ञापन दिया कि यहाँ पे ये घटनाएं हो रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है, यदि वो कदम नहीं उठाते तो फिर जो पब्लिक के अंदर जो एक आशा होती है, एक खौफ होती है, तो वो एक खत्म हो जाती है कि प्रशासन भी काम नहीं कर रहा है। तो फिर हम इसको मतलब किस, या फिर हम इसको ऊपर तक लेके जा सकते हैं क्या, मतलब मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ, शायद हाँ देखो, ये पब्लिक के मन इतना तो में भी। संज्ञान नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ आप कोर्ट के माध्यम से जा सकते हैं। इसके बारे में हमारे जो अभिवक्ता हैं, ये नीलेश जी पालीवाल, ओके। इस पर आपकी पूरी अच्छी सी जानकारी दे सकते हैं। और जा सकते हैं, आप ओके। अर्जी लगा सकते हैं, आप जवाब मांग सकते हैं। ये अ, ऐसा एक पोर्टल है, उस पर जा सकते हैं। ओके। ठीक है। धन्यवाद, आपने जी हमें जी जी। अवगत कराया इसके लिए। और जितने भी जने हमें देख रहे हैं, तो हाँ जी। प्लीज कमेंट करके बताइए कि हमारा ये पहला एपिसोड है जिसका नाम है दिल की बात। और दिल की बात के अंदर हम दिल की बात करते हैं, हम सच्चाई और आंकड़ों पे ही बात करते हैं। और जैसा कि हमारे साथ राहुल दीक्षित जी हैं, शायद उन्होंने शायद 45 साल के हैं। कितने, 45 साल के हैं आप? जी जी जी। हाँ, 45 साल के हैं और इन्होंने 15 साल तो राजसमंद के अंदर बिताए हैं, अभी 30 साल का राजसमंद हो गया है। मतलब कि इन्होंने 30 साल इतना अनुभव लिया है कि राजसमंद कैसा था, जब राजसमंद सूखा था तब भी देखा, और राजसमंद लबालब था वो भी देखा है। राजसमंद को जी रोते जी हुआ भी जी। देखा है, राजसमंद को सोए हुए भी देखा है, राजसमंद को जगता हुआ भी देखा है, राजसमंद को खिलखिलाते हुए भी देखा है, राजसमंद को विदाई देते हुए भी देखा है, राजसमंद को स्वागत करते हुए भी देखा है। जी जी। और राजसमंद के अंदर अभी एक आखिर सवाल आपसे, सवाल तो और हाँ जी। चलते रहेंगे, शायद मुझे नहीं पता कि जी ये जी जो हमारी बातें हैं कब खत्म होगी। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तो बात ही आपसे करता रहूं और कभी मतलब कि ये खत्म ही नहीं करूं। जी। अभी एक सवाल आया जी। है मन में कि हम राजसमंद के अंदर जैसा कि राजसमंद को द सिटी ऑफ द्वारकाधीश जी के नाम से जाना जाता है, जी जी। द्वारकाधीश जी की नगरी, लेकिन अ, आपको क्या लगता है इसके अंदर और क्या क्या इंप्रूवमेंट होने चाहिए, हम इसको कैसे बदल सकते हैं, मतलब हम भी पब्लिक हैं, आपके एक्सपीरियंस से बताओ या फिर कुछ आइडियाज बताओ कि हम इसको क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी जैसे प्रशासन में भी इसमें से हमें कोई देख रहा है तो उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन जाए, या फिर कोई जो इस टॉपिक के और अच्छी तरह से जानता हो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप भी एक नाम सजेस्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे अगर कौन बात कर सकता है, तो हम उनको भी अगले एपिसोड के अंदर लेके आएंगे। तो जैसे अभी मैंने बताया कि द सिटी ऑफ द्वारकाधीश जी कि, तो इसके अंदर मतलब और क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि निरंतर जैसे आपको भी कुछ पता होगा शायद, लेकिन मैं इस टॉपिक को ज़्यादा पूछना नहीं चाहूंगा, लेकिन यही कहना चाहूंगा कि हम इसको और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ काफी संभावनाएं हैं। सबसे बड़ा एक राजसमंद में द्वारकाधीश का मंदिर है, वो एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। और यहाँ का जो सौंदर्य है, यहाँ का जो नोचोकी है, वो विश्व विख्यात है। यहाँ की जो झील है वो विश्व विख्यात है। जहाँ पर कुछ नहीं था, मतलब पोखर है, वहां पर बहुत कुछ करने के बाद वहां लोगों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पर तो बिखरा हुआ सौंदर्य है। यहाँ प्रयास किया जाए सरकार को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को, तो यहाँ काफी कुछ हो सकता है।
बाहर से लोग आ सकते हैं, कुछ ऐसे टूरिस्ट का प्लान करके कई 10 साल से यहाँ के लोग पटक रहे हैं कि यार कुछ टूरिस्ट प्लान करो, लेकिन कुछ नहीं। बात वहीं आती है जब हम जिस चीज को छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। प्रशासन, जी जी, उदासीन प्रशासन। सही सही कह रहे हैं आप। आप और मैं तो कर नहीं सकते हैं। क्या आप जी वहाँ जो नोचोकी है वहां पर आप शूटिंग भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए अनुमति चाहिए जी जी सरकार की। जी तो जी वहां तो आप ऐसा तो है नहीं कि यार आपकी आप वहाँ गार्डन लगा दो, नहीं हो सकता। तो यहाँ काफी सारा स्कोप है, यहाँ कोई जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ का जो रोजगार है वो अपने आप ही चलता रहेगा। नाथद्वारा देखिए आप, नाथद्वारा एक श्रीनाथ जी है, वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। वहाँ किसी कोई आदमी भूखा नहीं सोता है, समझ रहे होगा। तो ऐसा का ऐसा हाल यहाँ हो सकता है, लेकिन प्रशासन उदासीन है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता। और जो यहाँ के उद्यमी हैं, जो काम करने वाले हैं, जिनकी माइंड हैं, वो 80% लोग बाहर के हैं। उनको यहाँ से पैसा कमा के निकल जाना है। वो ये नहीं देखते कांक्रोल क्या हो रहा है, क्योंकि माँ का दर्द बेटे को ही होता है। समझ रहे हैं आप। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। दूसरे को नहीं होता है। मैं मेरी माँ को जितना मैं समझ पाऊंगा, उसका दुख समझ पाऊंगा, कोई और नहीं समझ पाएगा। इसलिए क्या है, एक यहाँ जो चाटुकारिता है वो चरम पर है। और वही लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, वो पैसा कमा के यहाँ देना कोई पसंद नहीं करता है। यहाँ बहुत अथाह है, मतलब सौंदर्य का अथाह है। आप इरिगेशन जाओगे तो वहां से आपको जाने की इच्छा नहीं, आने की इच्छा नहीं होगी। नोचो किसे जाओगे तो आप, बाहर के लोग आते हैं तो वो बोलते हैं यार आप तो जन्नत में रहते हैं यार। और हम भी कहते हैं कि हम जन्नत में रहते हैं। सही है सही है लेकिन सही है। हाँ, वास्तव में यहाँ इस जन्नत से पैसा कमा सकते हैं, कई लोग बाहर के आ सकते हैं, लेकिन उनको लाने के प्रयास तो करने पड़ेंगे प्रशासन को। तो मैं यही चाहूंगा और प्रशासन से यही कहूंगा कि हाँ, यहाँ टूरिज्म का प्लान कीजिए, बाहर के लोगों को लाने के लिए बड़े बड़े ब्राउजर बनाइए, इंटरनेट पर तस्वीरें डालिए, इससे लोग आकर्षित होंगे। कुछ पैकेज दीजिए, कुछ होटलों का निर्माण की स्वीकृति दीजिए, तो काफी कुछ होगा यहाँ। और आपको कोई जरूरत भी नहीं होगी। कुछ इंडस्ट्रीज को यहाँ लाने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ है क्या जेके, उसमें से भी लोग कम हो गए हैं। तो यहाँ वास्तव में खूबसूरती के साथ साथ एक दाग भी लगा हुआ है। समझ रहे होगा। जी, सही, आपने सही कहा। एक, जैसे आपने जिक्र किया कि यहाँ पे राजसमंद के अंदर लोग आते हैं, कमा के चले जाते हैं, और वो मतलब कुछ डेवलपमेंट नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे नहीं होता है को, डेवलप। तो एक क्वेश्चन मेरा आया है कि क्या पब्लिक को उनके हक नहीं पता है, या फिर यहाँ पे एक कम्युनिकेशन गैप है? मतलब कि आपको क्या लगता है? मतलब शिक्षा कि की कमी। ओके। शिक्षा की कमी मुख्य कारण ये है कि जो यहाँ का जो वास्तव में जो राजसमंद को दिल से चाहते हैं ना, वो इतना शिक्षित नहीं है। समझ रहे होगा। ओके। मुख्य कारण यही है। उसके अंदर आक्रोश है, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं जाती, उसको दबा दिया जाता है। बदलाव जरूरी है। देखो कुछ यहाँ का विकास तब होगा कि इस राजसमंद को समझने वाला कोई पैदा होगा, यहाँ का जनप्रतिनिधि। बाकी यहाँ कुछ नहीं होगा। जी, आप। छोड़िए इस बात को, राजनीति से नहीं नहीं प्रेरित नहीं मैंने नहीं आपको नहीं कहा नहीं था। नहीं नहीं, ये राजनीतिक बाकी के सारी, नहीं नहीं, राजनीति का टॉपिक नहीं है। जैसे कि मुझे जहां तक लगता है कि जैसे मैं अपनी बात करूं, ठीक है, कि बाकी जैसे, हाँ, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, उसको डेवलप करोगे तो हाँ, आपको जैसे फायदा। वही वही, जैसे मेरे को लगता है कि मैंने एक कुछ महीने पहले सुना है कि राजसमंद के अंदर जो टैक्स जो होता है, सबसे ज्यादा टैक्स जाता है, राइट? क्योंकि रॉयल्टी। हाँ, क्योंकि समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि एक छोटा सा मजदूर जो होता है, भले वो खुद टैक्स ना भरता हो, लेकिन उसके ऊपर जो भी उसका मालिक है, वो टैक्स भरता है। और हम्म। गवर्नमेंट उसी टैक्स के पैसे से हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट कराती है। हम्म। और
यदि हमारे पैसे का डेवलपमेंट नहीं होगा तो हम तो यही कहेंगे ना। हम पॉलिटिकली नहीं जाते, लेकिन नॉर्मली अपन जो नॉर्मली जैसे गैप्स आ रहा है, नॉलेज गैप आ रहा है, या फिर उनको पब्लिक को उसका हक नहीं पता, या फिर उसको क्या करना चाहिए, या फिर हम ऐसा सोचे कि लोगों को जागरूक करें। लेकिन जैसे हम हमारा जैसे प्लेटफॉर्म का एक नाम लेते हैं कि ओके हमारे प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग हम जागरूकता भी फैलाएं, तो हमारे प्लेटफॉर्म को भी ये पता होना चाहिए कि पब्लिक के क्या हक है, कि पब्लिक के हक क्या है, कि जैसे कि उसको जॉब नहीं मिल रहा है तो उसके हक क्या है, या किसी हमारा जैसे कि हम वार्ड ले लें या कोई गांव ले लें, उस गांव के अंदर खेल कूद की कोई सुविधा नहीं है, तो उसके लिए उस गांव या पंचायत का क्या हक है। यदि किसी खेत में पानी नहीं आ रहा है तो उस किसान का क्या हक है। हम पॉलिटिकली नहीं जा रहे, लेकिन उसका हक तो एक हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। मतलब आपको यदि हम्म। इसका कोई जवाब पता है तो बता सकते हैं, या फिर जैसा कि आपने बताया अभी नीलेजी पालीवाल हमारी हॉट लिस्ट के अंदर हाँ, एक। वो आपकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि क्या है कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो वास्तव में बहुत ही उलझे हुए हैं, और इस नहीं पे नहीं अगर परिचर्चा करेंगे तो कम से कम 1 डेढ़ घंटा लगेगा, और इतना 1 डेढ़ घंटा जो हमारे जो दर्शक हैं वो नहीं सुनना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि क्या हम मन की बात कर रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं, तो यस यस यस। कुछ नहीं, इस माहौल में ऐसी बात की जाए जिससे उनके चेहरे पर खुशी आए, सही सही क्योंकि है, ये सारी बातें वो सुन सुनकर काफी पक चुके हैं, क्योंकि सही है, सही है, हम नहीं चाहेंगे कि इस टाइप से उनको बोझिल किया जाए, बोर किया सही जाए। सही है। हमने सुना है कि आपने यहाँ पे मेरा जो आज का मेन एजेंडा यही है मेरा, कि इस कॉल के अंदर समाज हम्म। के अंदर अभी भी हमारी महिलाओं को वो एक पद नहीं मिल मिल पाया है जो मुंह पे और सोशल मीडिया पे तो आज मेरा मदर्स डे है, आज मेरा वाइफ डे है, आज मेरा सिस्टर डे है। हाँ लेकिन जी। जब पता चलता है कि समाज के अंदर वो व्यक्ति उस बड़े पद पे है, और उसी परिवार के अंदर जब उसकी सिस्टर का जब जैसे नॉर्मली उसको क्या बोलते हैं ना, वो हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, या फिर ऐसा कुछ कर हम्म। देते हैं, फिर दूसरे के साथ उसको शादी करवाई हम्म। जाती है, तो वो एक बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। तो मैंने आपकी एक कविता पढ़ी थी कुछ 3 महिलाओं की, तो उस महिला वो जो टॉपिक है जो आपने जो लिखी है उसके ऊपर अपन बात करते हैं, ताकि एक वापिस से अपन एक मोटिवेशनल एक और एक इंस्पिरेशन और एक यहाँ पे एक अच्छी एनर्जी जनरेट कर सके। हम इस पे अभी हम्म। इसको एक एनर्जी के रूप में अभी जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मेन यही है कि जो जैसे कि हमने पहले भी बात जैसे पूछा है कि महिलाएं बता नहीं पाती है, राइट। तो उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, और जैसे कि वो जो कहानी और जो आपने वो लिखा है सच्ची घटनाएं, तो वो आपको आपको किस तरह से प्रेरित की, आपको कितना समय लगा, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, वो सारी चीजें आप बताएं। कहानी तो कुछ ऐसी थी, जो कहानियां हर घर के अंदर होती है, ऐसा नहीं कि कहानी, लेकिन क्या है, एक कलमकार उस चीज को भांप लेता है और अपने शब्दों में उस चीज को बयां कर देता है। बहुत सारी चीजें लोग कह नहीं पाते, लेकिन हाँ, हमारा ये चीज होता है कि हम लिखकर एक समाज के सामने पेश कर सकें, जिससे अगर कुछ ऐसी बातें हैं और कुछ लोगों को लगता है तो उससे काफी फायदा भी होता है, उन सारी चीजों को जो पढ़ते हैं। तो एक माता पिता हैं, उसका मैं सारांश बता देता हूँ। एक माता पिता हैं हाँ हाँ, जिनकी क्या है कि आप दो लड़की आप दो जिक्र लड़कियां हैं। आप जिक्र करना चाहते हैं इस कॉल पे तो आप जिक्र कर सकते हैं थोड़ा, जैसे आप डीपली भी शेयर करना चाहते हैं डीपली शेयर कर सकते हैं। यदि ये वास्तविक घटना है तो जो भी पर्सन है उनका नाम आप ना बताएं तो भी चलेगा, यदि आपको देखो, लगता है नाम कि। नाम नाम का तो क्या है कि ऐसा कुछ नाम कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि क्या है कि हर औरत की कहानी है, सही समझ रहे है, होगा आप। जी जी सीता या रमा या विनीता या इसकी कहानी नहीं है, जी जी। ये हर औरत की कहानी। कहीं कहीं ऐसे ऐसे परिदृश्य आ ही जाते हैं। तो क्या है कि ये तो कहानियां, इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। एक एक माता-पिता की 3 लड़कियां हैं, ठीक है ना? शादी हो जाती है, एक की उसी
शहर में हो जाती है और 2 की दूर शहर में हो जाती है। दूर वाली छुट्टियों में जा पाती है, पास वाली तो 1 महीने में 1-2 चक्कर लगा आती है, देख आती है बूढ़े माँ-बाप को। माँ भी बीमार रहती है। ऐसे में क्या होता है कि लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लग जाता है तो सिटी वाली भी वो, क्योंकि सिटियों में आखिर बड़ी होती है, 20-25 किलोमीटर का अंतराल होता है। अपने जैसे कांकरोली जैसा नहीं होता है हर जगह, जहाँ 4 किलोमीटर में पूरी पूरी सिटी है। तो वहाँ एक 25 किलोमीटर जो सिटी में रहती है वो भी मिल नहीं पा रही है। जो दूसरे शहर में रहती है, काफी दूर जो ब्याही गई है, वो लड़की भी नहीं आ पाती। ऐसे ऐसे में हालात क्या हो पाते हैं, वो बूढ़े माँ बाप जिनका सहारा ही वही है, पुत्र है ही नहीं, ठीक है ना, माँ बीमार रहती है, तो बेटियों को भी चिंता रहती है, बेटियां घबराती है। वो फोन पे बात करती है कि कैसे हो, तो पिता भी वास्तव में यही सोचता है कि यार हाँ, अगर मैं अपनी हालत को इनको बताऊंगा तो ये परेशान रहेगी, तो वही कहता है बेटा मैं ठीक हूँ और मामा भी ठीक है तुम्हारी, बस तुम अपना ख्याल रखो। तो इस परिदृश्य में एक ऐसे हालात हैं कि जो वो जो बेटियां हैं वो भी अपने ससुराल के अंदर इतनी बेड़ियों से जकड़ी हुई है कि वो चाहकर भी अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाती। वो एक कोने में सिर्फ रोती है, आखिर कहे तो किससे। इसी चीज को मैंने उजागर किया तो वास्तव में कई औरतों के मेरे पास फोन भी आए थे, मैंने फेसबुक पे डाली थी इसको, तो 2 लेडीज थी, उन्होंने कहा था कि बेटा आपने ये जो कहानी डाली थी तो हमको इस चीज का एहसास हुआ और हमने हमारी बहू के प्लेन के टिकट करवा के उनको भेज दिया और उनको यही कहा कि हम वादा करते हैं कि आपको जब कभी भी अपने माँ बाप से मिलना है आप मिल सकते हो। हम यही सोचते थे कि हाँ तुम हमारी बहू थी, लेकिन आज हमें पता चला कि तुम हमारी बेटी हो। ये सारी की सारी चीजें अगर हमारी बेटी होती तो हमको भी फेस करना पड़ता। तो ये बदलाव आया तो मुझे काफी खुशी हुई। बहुत सारी जो लड़कियां थी तो उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया, भैया यार आपने हमारी कहानी को लिख दिया, हमारे आंख में आंसू आ गए, हमारी भी यही कंडीशन है। तो मैंने उनको यही कहा कि बस अपने माता पिता का ख्याल कीजिए, वो आपका ख्याल जिंदगी भर किया उन्होंने, बस अभी वक्त आपका है, आप उनका ख्याल कीजिए। भले दूर रहे लेकिन आप जब भी समय मिले, ऐसा नहीं कि आप इस वक्त ही बात करनी, जब भी समय मिले उनको कॉल कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, उनसे हंसी मजाक कीजिए, अच्छा लगेगा उन्हें। जी, बस यही था मेरा कि हाँ मैं राहुल और राहुल जी से माफी चाहते हैं कि आपको इस एपिसोड के अंदर बहुत ही भावुक कर दिया। मैं दोस्त दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि ये जो है वो सच्ची घटनाएं हैं। वो इस घटनाओं के पीछे मैं आपको सिर्फ हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अपने माता पिता की आपसे जितनी सेवा हो सके हाँ उतनी प्यार सेवा कीजिए उनसे। उतनी सेवा कीजिए। बस, और आपका जो संसार है, आपका जो हम जो ब्रह्मांड इंटरनेट खुशी, आपकी खुशी वही है। आप उनके साथ बस शेयर आप, कीजिए। हाँ आप प्यार कीजिए, आप हर व्यक्ति से प्यार कीजिए। अगर आपसे कोई नफरत भी कर रहा है तो उससे प्यार कीजिए आप, ऐसा नहीं कि उनसे कीजिए। आप अपने मन में उसके प्रति बैर मत रखिए, भले वो रखे, उसका इंटेंशन अलग है, लेकिन हाँ आप देखोगे एक रोज वो भी आपसे प्यार करने लगेगा। सही कहा और आपने। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको खुशी मिलेगी। अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो उसके लिए आपको एक पूरा का पूरा प्लान करना पड़ता है, और लेकिन अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान ही बरकरार रहेगी। इसलिए आप हमेशा प्यार कीजिए। आप सही कहा भले आप आपने। उससे मिलिए मत, बात मत कीजिए, देखिए मत, लेकिन हाँ उसके लिए अच्छा सोचिए। जी। राहुल जी से आज हमें हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी बातें सुनने को मिली। बहुत अच्छा अच्छा उन राहुल जी ने हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत ही अच्छा लगा हमें राहुल जी से बात करके। और राहुल जी, जी जी। आपको कुछ और कहना है हमारे दर्शकों को? आपकी तरफ से कोई मैसेज, कुछ
अभी जाते जाते हम आपकी तरफ से कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं हमारे दर्शकों को, कोई मोटिवेशनल स्पीच या जो भी आपकी तरफ से कुछ कहना है तो। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप सदैव देने में विश्वास कीजिए। आपका दिया हुआ दान आपको वापस मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए, क्योंकि इस जीवन में आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। कुछ उदास चेहरे पर खुशी लाने का प्रयास कीजिए। कुछ भूखे लोग हैं, उनको खाने का प्रबंध कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप उनके ऊपर हज़ारों रुपए लुटाएँ। आप चाहें तो एक व्यक्ति को भी खाना खिला सकते हैं, एक पशु को भी खाना खिला सकते हैं। कुछ अगर आपको लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति उदास है, तो कोशिश कीजिए उसको उसकी उदासी को जानने की। बस मैं यही चाहूँगा कि आप अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, खुश रखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप खुद अपने आप को देखना, आपके चेहरे की रौनक बदल जाएगी। जी, शुक्रिया। जी, अभी राहुल जी ने बताया खुश रहने के बहुत सारे उपाय हैं। आपको लगता है कि आप सोच नहीं पा रहे हैं, यदि आप ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप हमारे पोर्टल पे आके भी आप हमसे सवाल जी, पूछ जी, सक जी, ज़रूर, हमारे ज़रूर। हमारे पोर्टल पे भी आके आप सवाल पूछ सकते हैं। iloveravsamand@gmail.com पर। राहुल दीक्षित जी फेसबुक पे हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, राहुल जी से जुड़ सकते हैं। और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, राहुल जी की बहुत जल्दी किताब आने वाली है, दिल की बात राहुल दीक्षित के साथ। राइट, उसका फर्स्ट एडिशन आने वाला है। वो आपको उनकी फेसबुक वॉल पे पोस्ट डाल के आपको बता देंगे। आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप उनसे जुड़ सकते हैं और आप उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। राहुल जी, अभी हाँ जी, हम हमारी जो पहला एपिसोड है, इसके अंदर हाँ मुझे जी, बहुत ही मजा आया, नई नई चीजें सीखने के लिए मिली। शायद आपको भी बहुत मजा आया होगा। जी, 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 और फिर से कोशिश करेंगे, हम पब्लिक को पूछेंगे कि पब्लिक आप किस यूजर्स आप किसके साथ नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं, जी, आपके जी, जी, फेवरेट ज़रूर, फैन के ज़रूर। साथ। तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम उनके साथ आपकी वार्तालाप करेंगे। राहुल जी को फिर से अगले एपिसोड के अंदर हम फिर से जोड़ेंगे, नए सवालों के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। अभी के लिए हम हमारा जो ये एपिसोड है यहीं पे ही खत्म करते हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के जी, लिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, और मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, तो मुझे कॉल कर कर ज़रूर बताइए। अगर कॉल करके नहीं बता सकते हैं, आपके पास मेरे नंबर नहीं है, तो मेरी फ़ेसबुक आईडी है राहुल दीक्षित, राहुल जी, वहाँ अपना मैसेंजर पर। अपना नंबर हाँ भी जी। बता दीजिए, जो भी हमें दर्शक सुन रहे हैं तो उनको आपका फोन नंबर, जी, जी, जिसको जी, जी। कोई इमरजेंसी हो तो आप नंबर बता दीजिए जी, प्लीज। जी, जी, जी। 9001011755। एक नंबर और है, 9461016726। आपको कभी भी कोई परेशानी है, आपका मन भारी हो रहा है, या कोई भी बात आप कह नहीं पाते हैं, तो आप ज़रूर फ़ोन कीजिए। हम आपके साथ हैं, आपकी मुस्कुराहट के साथ हैं। कोशिश करेंगे आपको फिर से मुस्कुराते हुए देखने की। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल दीक्षित जी। और यहीं पे हम हमारा जो फर्स्ट जी, जी, एपिसोड जी। है, हमें आप हम दोनों को, हमारे दर्शकों को बहुत मजा आया ये एपिसोड जी, के जी, जी। अंदर। और अगले एपिसोड के अंदर कुछ नया नया और लेके आएंगे हम। बिल्कुल, और बिल्कुल। इस एपिसोड को हम यहीं खत्म करते हैं, और फिर हमारी मुलाकात होगी अगले शनिवार और संडे को। और उससे पहले भी यदि हमें मौका मिलता है तो हम बिल्कुल आपके साथ जुड़ेंगे। और अभी के लिए हम यहीं पे हमारे इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। और राहुल जी, आपका फिर से दिल की गहराइयों जी, से जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।